हेलो बच्चे भाई, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का डिटेल में रिवीजन करने वाले हैं। दिस इज गोना बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर इज कंसर्न। दूसरी बात, ये चैप्टर ना 2 सब्जेक्ट में आता है। तुम्हारे ग्रुप 2 के अंदर कॉर्पोरेट अकाउंट्स में तो कंफर्म 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और तुम्हारे एफएम में भी मतलब 10 में से तुम मान के चलो 6-7 अटेम्प्ट में सीएफएस का क्वेश्चन आता है, बाकी बचे अटेम्प्ट में फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है। दोनों चैप्टर मिलते जुलते हैं इस वजह से। तो इस वजह से आपके 2 सब्जेक्ट्स को ये हिट करेगा एक साथ, ठीक है। और आपको आराम से ये 7 मार्क्स का तुम एक क्वेश्चन मान के चलो, फिर उसके बाद 2 MCQ है, 1 MCQ भी अगर लेके चलो तो 9 मार्क्स तक आपको ये देके जाएगा चैप्टर। एट द सेम टाइम चैप्टर ईजी है। ईजी कैसे है, मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा PYQs। आप खुद ही देख लेना, खुद ही जज करना, उसके बाद मेरे को बताना कि इजी है कि नहीं है, और फ्री में मार्क्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसलिए हम इस चैप्टर का डिटेल में रिवीजन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, ऐसी काम की वीडियो आ रही है तो सब्सक्राइब करना बनता है, राइट। फिर उसके बाद वीडियो पसंद आएगी, जब खत्म हो जाएगा सेशन लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में भावनाएं व्यक्त आप कर सकते हो। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट? आपको पता है, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का पार्ट है। पार्टनरशिप का नहीं, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। शेड्यूल 3 हमने अलग से पढ़ा है कॉर्पोरेट अकाउंट्स में। शेड्यूल 3 का अगर आपने रिवीजन नहीं देखा है जाके देखो, आई रिकमेंड। 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो शेड्यूल 3 का रिवीजन एक बार जरूर कर लेना आप, ठीक है। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही होता है जिसमें आपको कैश के इनफ्लोज और आउटफ्लोज की डिटेल्स प्रोवाइड की जाती है। डेफिनेटली आपने ये चैप्टर अगर पढ़ा हुआ है, आपको ये बेसिक डिटेल्स पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो, यही चीजें लिखी हुई होती है, जिसको हम लोग प्राइमरली 3 एक्टिविटीज में बांट देते हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फटाफट से याद करते हैं एक बार। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सारे बिजनेस से रिलेटेड इनफ्लो या आउटफ्लो, जैसे कि डेटर से पैसा मिला, इनफ्लो बिजनेस से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग में आएगा। तुम्हारा कैश सेल से पैसा मिला, इनफ्लो बिजनेस रिलेटेड है, ऑपरेटिंग में आएगा। तुमने कोई रेंट का खर्चा किया, तुमने इंप्लॉइज को पेमेंट की, तुमने सप्लायर को पेमेंट की, रॉ मटेरियल तुमने खरीदा, तुमने फ्यूल पे किया, इलेक्ट्रिसिटी पे किया, ये सब तुम्हारे बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस है, बिजनेस रिलेटेड खर्चा ऑपरेटिंग में आएगा। इनकम टैक्स की पेमेंट की, ऑपरेटिंग में आएगा, राइट। लेकिन अब तुमने कोई बिल्डिंग खरीद ली, कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिया, ठीक है, कोई एसेट परचेस कर लिया, कोई गुडविल इंटेंजिबल एसेट परचेस कर लिया, तो ये सब तुम्हारी इन्वेस्टमेंट्स हैं। वो इन्वेस्टमेंट जो तुमको लॉन्ग टर्म में, बिजनेस का डे टू डे खर्चा नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है तुम्हारी, जहां से तुमको फ्यूचर में रिटर्न्स मिलेंगे। ओके, थ्रू प्लांट एंड मशीनरी आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, वहां से आपको रिटर्न मिलेगा। आप बिल्डिंग खरीद ली, वहां से शायद आपको रेंटल इनकम आए, या आप अपनी फैक्ट्री बना लो उसको। तुमने गुडविल खरीदा, गुडविल को तुम यूज करोगे, इंटेंजिबल एसेट है वो। तो ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। सेम, तुमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तुमने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद लिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तुम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो ना, जैसे तुम्हारी कंपनी में लोग शेयर डिबेंचर खरीदते हैं, चैप्टर नंबर 1 कॉर्पोरेट अकाउंट्स में पढ़ा है हमने। वैसे ही तुम किसी कंपनी के शेयर डिबेंचर खरीद सकते हो, और तुमने अगर किसी कंपनी के शेयर या डिबेंचर खरीदे तो उनसे तुमको डिविडेंड मिलेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट मिलेगा फ्रॉम डिबेंचर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। फिर उसके बाद बच्चों, तुमने अपने कंपनी के शेयर्स इशू किए, डिबेंचर इशू किए, तुमने लोन ले लिया, और इन सबको करने में जो तुम्हारा कुछ खर्चा भी हो गया, सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या है? फाइनेंसिंग, क्योंकि ये तुम लोग अपने बिजनेस को फाइनेंस कर रहे हो, तो ये सब चीजें आ जाएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। आ रही कि नहीं बातें याद? कम ऑन एवरीवन, प्लीज टेल मी। कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा है भैया? हाँ, कुछ तो याद आ रहा है, ऐसा कुछ कभी सुना तो है जीवन में। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये सब आएगा। अब तुमने शेयर्स इशू किया, तुम डिविडेंड पे करोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तुम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तुम लोन पे इंटरेस्ट पे करोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो चलो डिफरेंस समझते हुए चलो। हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, डिबेंचर खरीदे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वहां से डिविडेंड आएगा, वहां से इंटरेस्ट आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन किसी ने हमारे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, डिबेंचर में इन्वेस्ट किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हम डिविडेंड पे करेंगे, हम इंटरेस्ट पे करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या ये बात समझ में आती है? यस भैया, डिफरेंस हमको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद बच्चों, तुमने शेयर्स इशू किए, तुमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, तुमने डिबेंचर इशू किए, तुमने लोन लिया, उसको तुम वापस भी तो करोगे ना? करोगे कि नहीं करो? रिडेम्पशन होगा प्रेफरेंस शेयर्स का, हाँ। डिबेंचर का होगा, होगा। लोन वापस करोगे, करोगे। तो रीपेमेंट ऑफ लोन्स, या फिर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, या फिर तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर ऑल्सो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स,
ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। मतलब पैसा उठाओगे फाइनेंसिंग में, पैसा वापस करोगे फाइनेंसिंग में, पैसा जो तुमने उठाया उसमें कोई इंटरेस्ट डिविडेंड पे करोगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। समझ गए? तो ये सब फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी सब फाइनेंसिंग में डालो। ओके, यस। अब एक बात और, कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस आते हैं जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है। तो कुछ होशियार बच्चे बोलेंगे भैया क्या हम डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दे तो सीएफएस में आएगा? आंसर इज नो, नो नो नो। क्यों? क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ। भैया मैंने एक प्लांटेड मशीनरी खरीदी और उसके बदले मैंने अपने कंपनी के इक्विटी शेयर दे दिए, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी आ गया, फाइनेंसिंग में भी आ गया। मैंने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जो कि हुआ है कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये ट्रांजेक्शन जो आपका हुआ है, इस ट्रांजेक्शन में आपका कोई कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ। एक हाथ से आपने मशीन लिया, एक हाथ से आपने इक्विटी शेयर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आपको सीएफएस कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर लिखना है तो पहली क्राइटेरिया तो ये है कि उस ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर कैश इन्वॉल्व हो गया है, कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर कैश इन्वॉल्व हो गया है तो वो सीएफएस में आ सकता है। अब कहां आएगा वो तुमको सोच समझ के डिसाइड करना है। विल टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन। चलो, ऑफ एन एंटिटी ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड, वन ऑफ द एसेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि बिजनेस यूज करता है, इन्वेस्टर्स द्वारा यूज किया जाता है और कई सारे एनालिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं कि आपके बिजनेस में कैसे कैश जनरेट होता है और फिर उसके बाद यूज होता है। इंडिया में प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ सीएफएस जो है, जो कंपनीज इंड एस फॉलो कर रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपको इंड एएस 7 के अंदर बताएंगे कि सीएफएस कैसे बनता है। जो कंपनी आज भी पुरानी भकलोल कंपनी है, भैया भकलोल क्या होता है? भकलोल मतलब होता है बच्चों प्यारी कंपनी, स्वीट कंपनी, छोटी कंपनी। तो आज भी जो कंपनी छोटी कंपनीज हैं, आ जाओ तुमको बताएंगे AS7 के अंदर की कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है। ठीक है, ऑफ द कंपनीज टू विच इंड एस इज स्टिल नॉट एप्लीकेबल। ओके, चलो, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। तो बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 एक्टिविटी ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस। ठीक है, आप यहां पर पढ़ सकते हो, जैसे कि गुड सेल कर रहे हो, सर्विसेज, बिजनेस से सर्विसेज सेल कर रहे हो, ये तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। रॉयल्टी फीस, कमीशन, ये याद रखना, कमीशन की इनकम हो रही है आपको, फीस की इनकम हो रही है, आप रॉयल्टी से कमाते हो। रॉयल्टी मतलब आपने कोई बुक्स लिखी है तो आपने उस बुक्स को पब्लिशिंग करने का राइट किसी पब्लिशर को दे दिया। अब वो पब्लिशर जितनी भी बुक्स बेचता है उसमें आपको एक फिक्स फी पे करता है। जैसे कि हैरी पॉटर की नॉवेल बिकती है तो जेके रॉलिंग जो राइटर है, जो ऑथर है उस बुक की, उनको रॉयल्टी मिलती है। तो वो तुम्हारा प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी हुआ, तो रॉयल्टी का हो गया, फीस हो गया। तुम्हारा कमीशन का बिजनेस है या फिर तुम एक ऐसा बिजनेस करते हो जिसमें कमीशन भी एक इनकम होती है, तो वो आएगा यहाँ पर, या फिर अदर रेवेन्यू। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लायर को आप पेमेंट कर रहे हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इंप्लॉइज की पेमेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इंश्योरेंस वगैरह करा रहे हो तो इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह पे कर रहे हो, वो भी खर्चा है तुम्हारा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, इनकम टैक्स पे कर रहे हो या इनकम टैक्स का रिफंड आ रहा है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा हो ना कि स्पेसिफिकली लिखा हो कि तुमने इनकम टैक्स पे किया है कैपिटल गेन बिकॉज ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऐसा टाइप का कुछ लिखा हो, या फिर तुमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे किया है रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फिर आप उसको वहां पर लिखना। ये बात थोड़ी सी प्लीज ध्यान में रखना, ये पॉइंट बच्चे मिस कर जाते हैं कि अगर स्पेसिफिकली लिखा है कि आपने कोई इनकम टैक्स पे किया है बिकॉज ऑफ एनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल बता दिए हैं, तो उसको वहां पर लिख देना, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग। बाकी जनरली सिंपल इनकम टैक्स लिखा हुआ है, पेमेंट जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, रिफंड आएगा वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाता है। ठीक है, कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हेल्ड डीलिंग इन ट्रेडिंग पर्पस। और अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करके रखा है अपने बिजनेस से रिलेटेड, उसमें कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही रिलेटेड है। सेम गोज विद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीद रहे हो, बेच रहे हो, इक्विटी खरीद रहे हो, इक्विटी बेच रहे हो, मतलब दूसरी कंपनी का ना, अपना नहीं, दूसरी कंपनी का। जैसे मान लो तुम्हारी कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड और तुम XYZ लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स खरीदे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बाद में बेच दोगे, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट खरीदो भी चाहे बेचो भी, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तुम्हारी। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद तुमने कोई एडवांस दे के रखा था, एडवांस दे के रखा था मतलब तुमने किसी को लोन दे के रखा था, एडवांसेस इज बेसिकली लोन। तो तुमने किसी को लोन दे के रखा था, वहां से इंटरेस्ट आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वो लोन तुम दे रहे हो, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। भाई सिर्फ डिबेंचर ही थोड़ी ना लोन होता है, लोन भी लोन होता है, एडवांस भी लोन होता है। तो लोन किसी भी नाम से दिया हुआ हो सकता है ना क्वेश्चन में। तो अगर आपने किसी को एडवांस दे के रखा है, वो भी इन्वेस्टमेंट ही है कि आपने किसी के कंपनी में या बिजनेस में डेट के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट किया, वहां से इंटरेस्ट आएगा, वो भी इन्वेस्टिंग है। और एडवांसेस का पैसा वापस आएगा,
वो भी तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है। ओके, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। आपके पास कोई बिल्डिंग है, वहां से रेंट आ रहा है, इन्वेस्टिंग। आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इन्वेस्टिंग। डिविडेंड मिल रहा है, इन्वेस्टिंग। ओके, बिकॉज ये सारी इनकम आपको आपकी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू हो रही है। समझना मेरी बात को ध्यान से, ये सारी इनकम आपको आपके इन्वेस्टमेंट जो किए उसके वजह से हो रही है ना, इसीलिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की देखते हैं, तो वही इशू करोगे शेयर्स वगैरह, डिबेंचर, लोन, मॉर्गेज, बॉन्ड, किसी भी नाम से, पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, कैश रिपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड, रिडेम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स। एक मिनट, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, सारा चीज। कहीं से भी तुम फाइनेंस के लिए अपने बिजनेस में पैसा ला रहे हो तो भी फाइनेंसिंग, उसको वापस कर रहे हो वो भी फाइनेंसिंग, उससे रिलेटेड जो खर्चे कर रहे हो, खर्चे मतलब इंटरेस्ट और डिविडेंड, वो भी फाइनेंसिंग। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है। अब बच्चों ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना एमसीक्यू में आता है, थोड़ा सा ध्यान से, कि अगर ये सारे आइटम है और अगर आपकी एक बैंकिंग कंपनी है या फिर एक नॉन बैंकिंग कंपनी है, समझ रहे हो, मतलब एक बैंकिंग कंपनी नहीं, मैं बोलता हूँ एक फाइनेंशियल कंपनी है जिनका काम है फाइनेंसेस में डील करना, लोन लेना, लोन देना, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, कोई भी नेचर की फाइनेंशियल कंपनी है, या फिर एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी। नॉन फाइनेंशियल मतलब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, रिलायंस का एग्जांपल ले सकते हो, तो तुम यहाँ पर मान सकते हो रिलायंस की बात हो रही है, यहाँ पर तुम मान लो एसबीआई की बात हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर तुमको इंटरेस्ट रिसीव होता है तो एक रिलायंस के केस में बच्चों ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि इनका काम है ट्रेडिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना और सामान बेचना। तो अगर इन लोगों को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इनका काम तो बैंकिंग वाला है ही नहीं, इनका प्राइमरी बिजनेस इंटरेस्ट कमाना है ही नहीं, इनका प्राइमरी बिजनेस है खरीदी बिक्री करना और बना के बिक्री करना। तो इसीलिए इनके लिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लेकिन बैंक वालों का प्राइमरी काम है इंटरेस्ट कमाना, तो उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बैंक वालों का प्राइमरी काम है लोन देके इंटरेस्ट कमाना, तो ये इनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बहुत बढ़िया बात कर रहे हो भैया। डिविडेंड की बात करते हैं बच्चों, तो अगेन इनके लिए इन्वेस्टिंग है पर इनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड रिसीव क्यों? क्योंकि एक फाइनेंशियल कंपनी का काम ही होता है कि तुम्हारे पास जो पैसा है उसको स्मार्टली इन्वेस्ट करना, उसको स्मार्टली इन्वेस्ट करना ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ द अदर कंपनी और मे बी प्रेफरेंस, मे बी डेट, एनीवेयर। तो इसीलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनी। अब इंटरेस्ट पेड बच्चों, तो अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो एक रिलायंस वाली कंपनी के लिए, रिलायंस जो है उनके लिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि उन्होंने लोन लिया होगा, डिबेंचर इशू किया होगा, उसमें वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर एसबीआई की बात करूं तो उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि जो सेविंग्स अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं एसबीआई में, करेंट अकाउंट ओपन करते हैं, सेविंग्स अकाउंट या फिर तुम्हारा रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एफडी ओपन करते हैं, उसमें जो एसबीआई इंटरेस्ट पे करती है वो उनका प्राइमरी बिजनेस है। इंटरेस्ट पे करना उनका प्राइमरी बिजनेस का पार्ट है, तो इसीलिए वो उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। और लास्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन। डिविडेंड पेड बच्चों, मतलब रिलायंस कंपनी हो चाहे एसबीआई हो, दोनों ने अपने इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू किए हैं। आंसर इज यस। आप अभी जाओ स्टॉक मार्केट में, आप चेक कर लो, दोनों के इक्विटी शेयर्स मार्केट में लिस्टेड हैं। आप खरीद भी सकते हो चाहो तो, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो। ठीक है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट, मैं बता रहा था कि दोनों के शेयर्स लिस्टेड हैं। ओके, तो अब ये जो शेयर्स लिस्टेड है मार्केट में ना, इसमें क्या है कि तुम्हारा डिविडेंड पे करना पड़ता होगा। समझ रहे हो? डिविडेंड पे करना पड़ता होगा। ओके, तो डिविडेंड जो पेमेंट होती है ये जो है, इसके केस में तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी आएगा, ये तो सबको पता है। डिविडेंड पेड तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, लेकिन एसबीआई के केस में भी ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बात को समझो, एसबीआई के केस में भी डिविडेंड पेड एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि एसबीआई ने इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा उठाया है अपने बिजनेस में फाइनेंस करने के लिए। अब तुम बोलोगे भैया एसबीआई लोन भी तो ले सकता है, तो जो एसबीआई लोन ले रहा होगा अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए, उस पे जो इंटरेस्ट पे कर रहा होगा वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी बन जाएगा। बोला थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, जो इंसान इस दुनिया में सबको लोन देता है उसको किसी से लोन लेने की जरूरत क्यों पड़ेगी? समझो मेरी बात को ध्यान से। और दूसरी बात, जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए कैश क्रेडिट वगैरह बैंक लोग आपस में एक्सचेंज करते हैं, वो तो ऑपरेटिंग मतलब उन लोगों का काम ही है इंटरेस्ट जनरेशन करना। तो इसीलिए उनका ये सब इंटरेस्ट पेड वगैरह ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आता है, क्योंकि उनका डे टू डे बिजनेस ही है इंटरेस्ट कमाना और इंटरेस्ट खर्चना। समझ रहे हो? इंटरेस्ट कमाना, इंटरेस्ट खर्चा। और अगर तुम इसको इस तरीके से सोचो तो एक बार थोड़ा ध्यान से सोच के देखो, क्या सेविंग्स अकाउंट, ठीक है, चाहे तुम्हारा एफडी हो, ओके,
चाहे तुम्हारा आरडी हो, चाहे तुम्हारा करंट अकाउंट हो, एक तरीके से जनरल पब्लिक एसबीआई को लोन ही तो दे के रखी है, एडवांसेस के फॉर्म में, डिपॉजिट्स के फॉर्म में, तो लोन ही तो दे के रखी है। तो बैंक के बिजनेस का प्राइमरी काम ही होता है इंटरेस्ट कमाओ और इंटरेस्ट बांटो, ठीक है। तो इसीलिए ये तो ऑपरेटिंग ही होगा, लेकिन अगर बैंक अपने इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड पे कर रही है वो फाइनेंसिंग होगा। बस ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बहुत बढ़िया बात हो गई है। इसके बाद ये फॉरेन करेंसी वाला थोड़ा बाद में बात करता हूँ, और इन्वेस्टमेंट सब्सिडी वाला। चलो बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीएफएस यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ओके, सीएफएस यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब जब डायरेक्ट मेथड से हमको सीएफएस बनाना है तो ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन होता है। आई विल टेल यू बच्चों वाई, क्यों। अब देखो, पहले तो कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें कॉमन है, मतलब वो डायरेक्ट मेथड में भी आपको देखने को मिलेगी और इनडायरेक्ट मेथड में देखने को मिलेगी। ओ, डायरेक्ट मेथड में भी देखने को मिलेगी, इनडायरेक्ट मेथड में। हाँ, कौन सी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी बच्चों। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी दोनों में वैसे ही चलेगा जैसे चलता है, लेकिन डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोनों में चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी आसान है, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर फॉर्मेट बेस्ड है। फॉर्मेट बेस्ड है मतलब भैया क्या दोनों आसान है? हाँ, दोनों आसान है, लेकिन ये वाला एक लेमैन भी कर सकता है और वो वाला एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट बेस्ड चलता है। हालांकि मैं दोनों बताऊंगा, दोनों काफी आसान है, तुम टेंशन मत लो, घबराना मत बच्चों। डर के आगे माउंटेन ड्यू नहीं, डर के आगे जीत ही है तुम्हारी, रिजल्ट है तुम्हारा, ठीक है। तो दोनों मेथड में आपको समझाऊंगा, बस ये बता दे रहा हूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड में थोड़ा अलग तरीके से निकलता है, इनडायरेक्ट मेथड में थोड़ा अलग तरीके से निकलता है, वहां थोड़ा सा आपको फॉर्मेट का बस ध्यान रखना होता है। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग दोनों में सेम है, ठीक है। चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब डायरेक्ट मेथड की हम बात कर रहे हैं, नाम में आंसर है, सीधा सीधा प्लस माइनस करो, बात खत्म। प्लस माइनस मतलब बिजनेस से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड, चाहे आप कैश में सामान बेच रहे हो, चाहे आपको डेटर से पैसा मिल रहा है, ऐड करो। तो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, चाहे ये कैश सेल से हुआ हो और चाहे तुम्हारा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हुआ हो, ऐड करो। बहुत बढ़िया बात है। इसमें से माइनस कर दो कैश पेड टू सप्लायर। सप्लायर कौन? जिससे आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, या फिर आप ट्रेडर हो तो फिनिश गुड्स खरीद रहे हो, माइनस कर दो, बिजनेस से रिलेटेड है। इंप्लॉइज को पेमेंट कर रहे हो, माइनस कर दो। और आपके दुनिया भर के अदर एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं वो भी माइनस कर दो। सिंपल, ओके। तो ये आपसे कैश जनरेशन आ जाएगा फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें आप अपना इनकम टैक्स माइनस कर दो जो आपने इस साल पे किया है, तो आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्योंकि अभी कुछ कुछ क्वेश्चंस के केस में आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको शेड्यूल 3 में ऑलरेडी बताया था। आग लग गई, भूकंप आ गया, ये सब वाले आइटम्स, उसमें कोई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह आपको मिला, उससे रिलेटेड चीजें। तो अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो वो आप यहां पर ऐड कर दोगे प्रोसीड्स फ्रॉम एनी डिजास्टर सेटलमेंट। डिजास्टर सेटलमेंट मतलब वो इंश्योरेंस क्लेम वगैरह आपको मिल गया, वो अगर है तो ऐड कर दोगे, आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। सिंपल बच्चों, डायरेक्ट मेथड। इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, जून 25 में आया था, यस कराऊंगा, ठीक है। अब आ जाओ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, काफी सिंपल। कोई भी प्रोसीड्स आपको मिल रहा है, प्रोसीड्स मतलब होता है इनफ्लो, मिल रहा है फ्रॉम सेल ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ फिक्स एसेट, चाहे उस इंक्लूडिंग आपकी ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वो यहां पर आ जाएगा। माइनस करोगे डेफिनेटली, अगर आप कोई फिक्स एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो तो कैश आउटफ्लो हो रहा है, बेच रहे हो तो इनफ्लो हो रहा है, खरीद रहे हो तो आउटफ्लो हो रहा है। क्या ये बात सिंपल है? यस। अब इसके अलावा कोई भी इन्वेस्टमेंट से आपको इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम या इवन रेंट रिसीव भी है तो आप उसको यहां पर प्लस करोगे, ठीक है, ओके। कुछ बच्चे पूछते हैं भैया वो दिन कब आएगा जिस दिन मैं रेंट रिसीव को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिख सकता हूं? मैंने बोला वो दिन तब आएगा जब आपका बिजनेस रियल एस्टेट बिजनेस है। रियल एस्टेट बिजनेस मतलब क्या होता है? जो ब्रोकर्स वाला बिजनेस नहीं होता, जिसमें आपका काम ही यही है, रेंटल इनकम कमाना, इन्वेस्टमेंट करके रेंट कमाना, आपका प्राइमरी बिजनेस वही है, तो उस दिन वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ले लेना। बाकी 99.9999% केस में अगर आपका रियल एस्टेट बिजनेस नहीं है तो 100% केस में यार वो तो आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है, ओके। रेंटल इनकम जनरली सभी बिजनेस कमाते हैं, ओके। आप मैकडोनल्ड्स की बैलेंस शीट उठा के देख लो। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बच्चों, तो आपको पैसा मिल रहा है शेयर इशू करने से, आपको पैसा मिल रहा है लॉन्ग टर्म बोरिंग से, डिबेंचर हो, लोन हो, वॉट, ठीक है। आप पेमेंट कर रहे हो लॉन्ग टर्म बोरिंग का, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हो, डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो, माइनस होगा, पैसा जा रहा है तुम्हारा। इंटरेस्ट पे कर रहे हो, माइनस होगा।
डिविडेंड पे कर रहे हो माइनस होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ गया। ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग करो तो तुम्हारा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। तो इस साल के दौरान आपका कितना कैश इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ही अमाउंट आपका आ गया, इसमें आप अपना ओपनिंग कैश का बैलेंस ऐड करोगे तो डेफिनेटली बच्चों ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, तो अगर आप ऐड करते हो तो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिलना चाहिए। सही बोल रहा हूँ ना? या फिर मैं इसको और सिंपल तरीकों में बोलूँ तो ओपनिंग बैलेंस है आपके पास कैश का, हाँ, तो साल भर में जहां जहां से पैसा आया वो सब प्लस 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 प्लस, और साल भर जहां जहां पैसा गया वो सारी चीजें माइनस 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 माइनस। तो क्या इससे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश आना चाहिए? आना चाहिए। तो साल भर में कहां कहां से पैसा आया 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 और कहां पैसा गया गया गया, ये आपका बैलेंस शो कर रहा है। इसमें आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्लस करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। एंड स्टिल इफ यू आर नॉट गेटिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश दैट मीन्स आपने कोई गड़बड़ी कर दी है और उसको आपको रीचेक करना पड़ेगा। बैलेंस शीट टैली कराने वाला हिसाब है, ठीक है। चलो, तो ये बस हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। अब इसमें जब हम इनडायरेक्ट मेथड से मैं पढ़ाऊंगा तब फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कुछ चेंजेस है, बाकी सारी बातें वहाँ सेम ही होंगी। अब कुछ कुछ पॉइंट्स लेट मी टेल यू जो कि क्वेश्चन में आपको काम आएंगे। देखो, पहला पॉइंट नंबर 1 है सेल्स मिसिंग और जीपी रेशियो दिया है। जीपी दिया है तो आप उससे सेल्स निकाल सकते हो। काफ़ी सिंपल पॉइंट। मान लो आपको क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000 रुपये और क्वेश्चन में आपको जीपी रेशियो दिया हुआ है कि आपका जीपी रेशियो जो है वो 30% का होता है। 30% जीपी रेशियो मतलब जितनी भी सेल्स आप कर रहे हो उसका 30% आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। वॉट एवर सेल्स यू आर डूइंग 30% इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट सेल्स हियर। सेल्स आप निकाल सकते हो। 30,000 रुपये का जीपी है और ये 30% ऑफ योर सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स योर सेल विल बी 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपए यहाँ आपका क्या है? सेल्स है। ओके, अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट, अगर डिविडेंड इनकम गिवन है क्वेश्चन में और डिविडेंड रिसीव अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको सीएफएस में लेना है तो तब आप उसमें टीडीएस माइनस करके लोगे। मतलब क्या होता है? देखो, हम लोग बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो का मतलब होता है कितना कैश इनफ्लो हुआ वो हमको बताना है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर कुछ बच्चे वो इंश्योरेंस कंपनी बैंकिंग कंपनी वाले चीज़ों को कंपेयर करेंगे ना, उससे बात नहीं बनेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लेना है कैश इनफ्लो आपका कितना हुआ है। तो कैश इनफ्लो कितना हुआ है कैसे पता चलेगा? देखो, आपको 1 लाख रुपए का डिविडेंड मिल रहा था किसी कंपनी से, लेकिन बिकॉज ऑफ रूल्स, टीडीएस के रूल्स, आपका 10% का इसमें मान लो टीडीएस कट गया। तो 10% का मतलब 10,000 रुपए का आपका टीडीएस कट गया। तो आपके बैंक अकाउंट में नेट अमाउंट जो क्रेडिट हुआ वो सिर्फ 90,000 रुपए क्रेडिट हुआ। तो अगर हम यहाँ पर वो इंश्योरेंस कंपनी वाली अकाउंटिंग कर रहे होते तो इंश्योरेंस कंपनी के केस में हम पूरा 1 लाख रुपए दिखाते अपने रेवेन्यू अकाउंट में। क्यों? क्योंकि वहां पर हमको अपनी इनकम शो करनी है, कैश नहीं शो करना। हम लोग फॉलो करते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मेरी बात को समझो, हम लोग फॉलो करते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो वहां पर हम पूरा 1 लाख शो करते हैं, ग्रॉस वैल्यू शो करते हैं, ग्रॉस, टीडीएस माइनस नहीं करते। लेकिन यहां पर जब हम सीएफएस बना रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमको सिर्फ कैश से मतलब है यहाँ पर। तो हमारा जो कैश रिसीव्ड है वो 90,000 रुपए का है बच्चों। 1 लाख माइनस 10,000, 90,000 का है मेरा कैश रिसीव्ड, तो वो 90,000 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो नेट ऑफ टीडीएस करके ही लेना उसको। नेक्स्ट है, अगर कलेक्शन फ्रॉम डेटर मिसिंग है तो आप उसके लिए डेटर्स अकाउंट बना सकते हो। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मतलब डेटर से कितना पैसा मिला। तो इस बैलेंसिंग फिगर को निकालने के लिए आप पूरा डेटर का अकाउंट बनाना, जितने मैक्सिमम पॉसिबल आइटम दिए हो उसको डेटर्स अकाउंट में पोस्ट करना, यू विल गेट बैलेंसिंग फिगर। ये रहा ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में क्योंकि ये एसेट का अकाउंट है। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में क्योंकि ये कैसेट का अकाउंट है। क्रेडिट सेल से डेटर बढ़ते हैं तो डेबिट साइड में, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बीआर अगर किसी डेटर ने एक्सेप्ट कर लिया है तो बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर। सेल्स रिटर्न हुआ है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। सारे आइटम लिखने के बाद यू विल गेट दिस बैलेंसिंग फिगर, जो कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखने के लिए चाहिए। सेम चीज बच्चों, अगर क्रेडिटर्स का पेमेंट मिसिंग है तो आप क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओगे। लाइबिलिटी अकाउंट है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आता है। क्रेडिट परचेजेस से आपके क्रेडिटर्स बढ़ते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। परचेज रिटर्न से कम होते हैं तो परचेजेस तुम्हारा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, बाकी अगर किसी क्रेडिटर ने बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया है तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। एंड फाइनली बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने कितना पेमेंट इनको किया है। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में सारे आइटम दिए हो, जितने दिए हैं उतने ले लेना। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन में क्रेडिट परचेजेस ही गिवन है
तो या तो COGS के फॉर्मूला से एक लाइन में निकाल लो आंसर, और या तो पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बना के डबल मेहनत कर लो। अब वो तुम्हारा मन, तुम जिसमें कंफर्टेबल हो। COGS का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसमें सारे आइटम पुट करना, ये भाई साहब मिसिंग होंगे, तो इसको तुम निकाल लेना। या तो ये तरीका है, या तो पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बना लो सजा सजा के, और उसमें सेल्स भी आ जाएगा और जीपी भी आ जाएगा तुम्हारा, क्लोजिंग स्टॉक आ ही जाएगा, ओपनिंग स्टॉक आ ही जाएगा, परचेज आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब परचेजेस बैलेंसिंग फिगर आएगा। ठीक है, ये आइटम निकालने के लिए पूरा ट्रेडिंग मतलब जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। सिंपली बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा परचेजेस मिसिंग हो क्वेश्चन में, तो COGS का फॉर्मूला यूज करके आप डायरेक्टली उसे निकाल सकते हो। ठीक है, या ट्रेडिंग अकाउंट बना के, जैसा भी। ये बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहे हो तो इसमें कोई कैश फ्लो इन्वॉल्व नहीं है, इसको CFS में नहीं लेना है। एडवांस टैक्स अगर दिया है तो आप उसको इनकम टैक्स पेड की तरह ही ट्रीट करते हो, एडवांस टैक्स इनकम टैक्स ही है तुम्हारा उसको तुम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ले लेना। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स का डेटा क्वेश्चन में दिया है तो हो सकता है आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़े, तो काफ़ी सिंपल अकाउंट है। इनडायरेक्ट मेथड में भी और डायरेक्ट मेथड में भी, दोनों में बनाने की जरूरत पड़ सकती है। इसमें कुछ नहीं होता, तुमको ओपनिंग बैलेंस बता देता है प्रोविजन फॉर टैक्स का। प्रोविजन अकाउंट है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा, क्लोजिंग बैलेंस तुम्हारा डेबिट साइड आएगा। बहुत बढ़िया बात है। अब जो करंट ईयर का तुमने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया होगा वो तुमको क्वेश्चन में दिया होगा, तो वो PNL अकाउंट के थ्रू बनता है, PNL अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, तो वो तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। और फिर बैलेंसिंग फिगर बच्चों तुम्हारा टैक्स पेड आ जाएगा फॉर द ईयर कि तुमने इस साल टैक्स कितना पेमेंट किया है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एज सिंपल एज दैट। ओके, यस भैया, चलो आगे बढ़ो। तो ये तो तुम्हारा हो गया। मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम लोग को, एक क्वेश्चन जो कि तुम्हारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के जून 2024 अटेम्प्ट में आया था। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग CA का मतलब जून 2024 अटेम्प्ट में, डायरेक्ट मेथड के ऊपर आपको बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड से, और पूरा CFS भी आपको यहाँ पर बनाना है। तो आप एक बार पढ़ लो क्वेश्चन। देखो, ओपनिंग बैलेंस आपको कैश का दिया हुआ है 2.5 लाख रुपए, कैश की सेल्स दी हुई है। ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है बच्चों, पेबल कैसे हो सकता है डेबिट साइड में, ये आपको कैश अकाउंट दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। ठीक है, तो 2 ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ है 3,20,000 रुपए का। इस तरफ आपको दिया हुआ है बाय कैश परचेजेस, बाय कैश परचेजेस, बाय ट्रेड पेबल्स, बाय रेंट। ओ माय गॉड। चलो फिर अब डेबिट साइड में देखो, इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला है, कहाँ आएगा आपको पता है। बैंक लोन मिला है मतलब लिया है आपने, ठीक है, डेबिट साइड है मतलब रिसिप्ट है, तो बैंक लोन आपने लिया है। इन्वेस्टमेंट बेच दिया आपने, पैसा मिला। ट्रेड कमीशन से भी आपको पैसा मिला, ट्रेड कमीशन याद रखना कहाँ आता है। इधर एडमिन का खर्चा किया आपने, इनकम टैक्स का भी खर्चा किया, इन्वेस्टमेंट भी खरीदी है आपने कुछ। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड मतलब आउटफ्लोज है ना ये, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी है, लोन को आपने रीपेमेंट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी दिया है कुछ, और ये रहा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। ठीक है, चलो तो इधर देखो, आप सबसे पहले हेडिंग में लिखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी का नाम वाम लिखोगे। ठीक है, ये एक रफली कैलकुलेशन है तुम्हारी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कैश सेल्स हुआ बच्चों उससे इनफ्लो मिला आपको, प्रोसीड्स फ्रॉम कैश सेल्स। ठीक है, ये देखो प्रोसीड्स फ्रॉम कैश सेल्स और प्रोसीड्स फ्रॉम कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 3,20,000 रुपये, तो ये दोनों आपका यहाँ पर आ गया 3 लाख और 3,20,000 रुपये। फिर आपको ट्रेड कमीशन मिली, याद करो, और मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था कमीशन स्पेशली हाईलाइट करके बताया था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। फिर आपने कैश में परचेजेस की, माइनस हो जाएगा, क्रेडिटर को पेमेंट की, माइनस हो जाएगा, रेंट बिजनेस का खर्चा है, रेंट रिसीव नहीं रेंट पेड, रेंट पे किया आपने, जिस भी प्रीमाइसेस में आप बिजनेस करते हो उसका रेंट होगा ये, तो ये माइनस हो जाएगा, और एडमिन खर्चा भी माइनस हो जाएगा। तो ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस हुआ। इसमें से आप इनकम टैक्स जो आपने पे किया है माइनस करोगे, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ रहा है 58,000 नेगेटिव। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। इन्वेस्टिंग में आ जाओ, तो आपने बच्चों को एक इन्वेस्टमेंट बेची है, उससे 1,60,000 रुपये आपको मिला। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की आपको इनकम हुई है तो वो यहाँ आएगा, और इन्वेस्टमेंट आपने जो खरीदी है वो यहाँ पर आएगा नेगेटिव, क्योंकि इससे आउटफ्लो हुआ होगा तुम्हारा, तो ये भी 16,000 नेगेटिव आ गया। फिर आपने लोन लिया 3 लाख का, लोन वापस किया 2 लाख का, और इंटरेस्ट भी पे किया है 14,000 का, तो इसका नेट आ रहा है 86,000। तो 58 नेगेटिव, 16 नेगेटिव और 86 पॉजिटिव का नेट इंक्रीज और डिक्रीज आ रहा है 12,000 साल भर में। तो साल भर में आपका नेट कैश आया गया आया गया आया गया, उसका नेट फिगर आ रहा है 12,000 रुपये पॉजिटिव, मतलब नेट आपका साल भर में 12,000 का
पॉजिटिव हुआ है कैश रिसिप्ट, ठीक है। अब इसमें आप ओपनिंग कैश का बैलेंस प्लस कर दो, तो स्टार्टिंग में 2.5 लाख था, साल भर में नेट 12,000 रुपए का कैश आपका बढ़ा है, तो क्लोजिंग बैलेंस 2,62,000 आना चाहिए। क्या क्लोजिंग बैलेंस 2,62,000 आ रहा है? आंसर इज यस। तो इसका मतलब ये है कि आपका CFS सही बना है। 7 मार्क्स फ्री के बच्चों, जून 2024 अटेम्प्ट का ही ये क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा आप इसको एक बार कॉपी में नोट कर ले। ओके, यस बच्चों, क्या तुमने इसको लिखा और डन किया? यस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 39 बच्चों, अगेन आपके एग्जाम में आया जून 2025 में। देखो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के जून 25 अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन है। लेट मी शो यू गाइस। और ये थोड़ा सा एक ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, MQP में, मॉड्यूल में ये पैटर्न का क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है। तो इस पैटर्न को आप थोड़ा ध्यान से एक बार देख लो, ठीक है। आपको पता भी होगा, आपने सॉल्व तो किया ही होगा इसके पहले एक आध बार, तो you know about this. The following has been provided by Apex Limited for the year ended 31 मार्च 2025। देखो क्या है, सेल दी हुई है बच्चों 48 लाख की, इंटायरली कैश में ही हुई है, पूरी सेल्स कैश में है, ठीक है। सारी परचेजेस क्रेडिट में है, ओके। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 75% है सेल्स का, तो जितनी भी सेल्स है उसका 75% इज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स विच यू सोल्ड फॉर द ईयर। ट्रेड पेबल आपका क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख मोर है देन ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो 1 लाख रुपए ज्यादा है क्लोजिंग बैलेंस देन ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग इन्वेंट्री हायर देन ओपनिंग इन्वेंट्री बाय 50,000 रुपए, ठीक है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 50,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3,60,000 इस साल के दौरान आपने पे किया है। टैक्सेस ड्यूरिंग द ईयर 1.5 लाख का है। कंपनी ने 1,20,000 का इंटरेस्ट पे किया है। कंपनी ने एक बिल्डिंग खरीदी 4 लाख की और नया फर्नीचर खरीदा 2 लाख का। डिविडेंड रिसीव हुआ 10,000 का। कैश और कैश का ओपनिंग बैलेंस है 40, क्लोजिंग बैलेंस है 70। आपको CFS बनाना है बच्चों एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। अब मेरे को एक बात बताओ, डेटा क्वेश्चन ने तो बताया नहीं डायरेक्ट मेथड लगाऊं कि इनडायरेक्ट लगाऊं, पर डेटा किस चीज का दिया हुआ है खुद बता दो। क्रेडिटर का डेटा दे रहा है, कैश सेल्स पकड़ा रहा है तुमको, किस चीज का डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में? डायरेक्ट मेथड का डेटा दिया हुआ है। अभी आपको इनडायरेक्ट भी रिवाइज कराऊंगा, बट आपने पढ़ा तो है ना इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड कैसे स्टार्ट होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसके बाद नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, है ना। तो आपको जो यहाँ पर डेटा दिया है ना क्वेश्चन में, उससे आपको पढ़ के समझ में आ जाता है कि डायरेक्ट मेथड से सॉल्व होगा क्वेश्चन। चलो ठीक है, बढ़िया बात। तो इधर देखो, ये रहा आपका क्वेश्चन। सबसे पहले आपको इसमें कुछ भिन्न भिन्न बातें निकालनी पड़ेगी ढूंढ ढूंढ के। सबसे पहले बच्चों COGS, तो 48 लाख की सेल्स का 75% यानी कि 36 लाख तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग जो है वो 50,000 रुपए है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 50,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक? बोल सकता हूँ ना, यस। तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक की जगह यहाँ पर ये लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरह एज्यूम किया गया है, जो कि सही भी है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, सिंपल शब्दों में बोलने का मतलब ये है, ठीक है। तो काफी टफ एजम्पशन ये नहीं थी। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, अब ये माइनस इधर जाके इसको भी माइनस बना देगा, इसको भी माइनस बना देगा। तो ये देखो माइनस माइनस हो गया। अब ये और ये कैंसिल हो गया तुम्हारा, ये 50,000 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो परचेजेस आ गई तुम्हारी 36,50,000। एंड गेस व्हाट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सारी ही परचेजेस क्रेडिट परचेजेस होती है, तो ये तुम्हारा क्रेडिट परचेज आ गया COGS के फॉर्मूले से। अब तुम ट्रेड पेबल्स यानी कि क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाओ। अब क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस तो नहीं दिया है, पर उसके बीच में रिलेशनशिप आपको बता दिया है कि तुम्हारा जो ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिटर्स का, देखो ट्रेड पेबल का क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख रुपए ज्यादा है ओपनिंग बैलेंस से। तो अगर मैं ओपनिंग बैलेंस को X मान लूं तो क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस से 1 लाख रुपए ज्यादा है। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड, और ये मैंने अमाउंट यहाँ पर ले लिया। अब इसके अलावा बच्चों क्रेडिट परचेजेस फॉर द ईयर 36,50,000 है, जो कि यहाँ मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया। पेमेंट कितनी हुई है मुझे नहीं पता, तो मैंने उसको Y ले लिया। अब मुझे फटाफट से बताओ, किसी भी लेजर अकाउंट का डेबिट साइड जो होता है क्या वो क्रेडिट साइड के बराबर होता है? किसी भी लेजर अकाउंट का डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर होता है? आंसर इज यस। तो एक काम करो, इसको पूरे को प्लस करो, y प्लस 1 लाख प्लस x, और इसको प्लस करो x प्लस 36,50,000, दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो। तो जब आप दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करोगे
तो 35,50,000 रुपीज़ आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा कि इतना पेमेंट आपने किया है। एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा बेसिकली। तो आपका 35,50,000 पेमेंट टू क्रेडिटर आ जाएगा। दैट्स इट। अब देखो ये क्वेश्चन कितना वन लाइनर है। कैश सेल्स 48 लाख गिवन इन द क्वेश्चन। पेमेंट टू ट्रेड पेबल हमने निकाला मेहनत करके। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन इन द क्वेश्चन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इनकम टैक्स पेड गिवन इन द क्वेश्चन 1.5 लाख रुपए, ठीक है, गिवन इन द क्वेश्चन। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। 4 लाख की बिल्डिंग खरीदे माइनस, 2 लाख का फर्नीचर खरीदे माइनस, डिविडेंड मिला 10,000 का प्लस, 5,90,000 नेगेटिव। इंटरेस्ट हमने पे किया 1,20,000 का, ये देखो 1,20,000 का इंटरेस्ट पे ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। और कंपनी हैज पेड 1,20,000 का इंटरेस्ट, ठीक है, 1,20,000 का इंटरेस्ट हमने पे कर दिया। तो अब बच्चों 7,40,000 माइनस 5,90,000 माइनस 1,20,000, तो नेट कैश इनफ्लो आ रहा है तुम्हारा 30,000 रुपये, ठीक है। 7,40,000 माइनस 5,90,000 माइनस 1,20,000, हाँ 30,000 रुपये तुम्हारा नेट कैश इनफ्लो आ रहा है। नेट कैश इनफ्लो आ रहा है मतलब 30,000 रुपये। नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 30,000 रुपये आ रहा है। 40,000 का तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस था, तो इतना इंक्रीज हुआ है, इतना ओपनिंग था, तो इतना क्लोजिंग आना चाहिए। क्या इतना क्लोजिंग आ रहा है? आंसर इज यस। तो ये तुम्हारा 7 मार्क्स का क्वेश्चन अगेन जून 2025 में आया था। इस क्वेश्चन में कुछ टेक्निकलिटीज थी बच्चों यहाँ पर, और मुझे लगता है ये टेक्निकल है। जिसने एक बार पहले सॉल्व किया हुआ है उसको बना होगा, डेफिनेटली बना होगा। कमेंट सेक्शन में भी बताओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है बच्चों। अगर मान लो एक आध पॉइंट इधर उधर हो भी रहा था, तो क्या अभी तुमको ये क्वेश्चन बन जाएगा अगर दोबारा एग्जाम में आया तो? फटाफट से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताओ। बता दिए, चलो ठीक है। अब इसको प्रैक्टिस करो, नोट करो लिख लिख के, ओके। चलो बच्चों डन है क्या ये बात? बिल्कुल ही यस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे तो भैया इतने सारे क्वेश्चन, ओ माय गॉड मज़ा आ रहा है करने में। बिल्कुल बच्चों मज़ा तो आएगा। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर में आया था, एफएम के पेपर में आया था दिसंबर 2018 के अटेम्प्ट में, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो एफएम के ही दिसंबर 2024 के सेट 2 में भी यही क्वेश्चन है। तो अगर आप सोचोगे भैया ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, नहीं भाई पुराना क्वेश्चन फिर से आ गया, कम्स बैक, ओके। क्वेश्चंस आर मेंट टू बी रिपीटेड। चलो देखो, वेदिका लिमिटेड गिव यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। सेल्स बच्चों 96 लाख की है और कंपनी गुड्स सिर्फ कैश में ही बेचती है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 60% ले लो आप सेल्स का, कोई दिक्कत नहीं। क्लोजिंग इन्वेंट्री हायर है ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 रुपये, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इस बार 20,000 रुपीज़ है। टैक्स पेड 7 लाख रुपए का है। अदर एक्सपेंसेस 21,45 के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 31 मार्च 17 और 18 यानी ओपनिंग और क्लोजिंग आपको 82 और 91 आपको दिया हुआ है, ठीक है। न्यू मशीनरी और फर्नीचर 10-50 का इन ऑल वर परचेज। एक इक्विपमेंट हमने 20,000 रुपये का बेचा भी है। राइट इश्यू हुआ है 50,000 शेयर्स का 10 रुपये वाले एट अ प्रीमियम ऑफ 3 रुपये पर शेयर, और इंटायर मनी एप्लीकेशन के साथ ही मिली हमको, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ये। डिविडेंड 4 लाख रुपए का डिस्ट्रीब्यूट हुआ है शेयर होल्डर्स को, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश इन हैंड और बैंक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस 2,10,000 और 4,14,000 रुपए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एज पर CAS3, मतलब वही तुम्हारा AS3 डायरेक्ट मेथड से आपको बनाना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, ओके। तो देखो इधर देखो, सबसे पहले बच्चों एक्सपेंसेस का अकाउंट हम यहाँ पर बना रहे हैं ताकि हम पेमेंट निकाल सके। क्यों? क्योंकि हमको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन में, चलो कम ऑन एवरीवन, हमने पढ़ा है एक चैप्टर जिसका नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, हाँ पढ़ा है, जिसका नाम है NPO हमने पढ़ा है, ठीक है पढ़ा है, ओके। और हमने ग्रुप 2 में भी पढ़ा है शेड्यूल 3 हमने पढ़ा है चैप्टर। तो इन सारे चैप्टर्स में हमने बनाया है एक्सपेंसेस के अकाउंट, तो वही एक्सपेंसेस का अकाउंट यहाँ भी बनाएंगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया है, एक्सपेंसेस फॉर द ईयर आपको दिया हुआ है, ये देखो अदर एक्सपेंसेस के नाम से। अदर एक्सपेंसेस टोटल्ड है 21,45,000। क्या कुछ बच्चे सोचेंगे भैया ये अदर एक्सपेंसेस पेड है क्या? मैंने कहा लिखा है क्या, बताओ। कुछ बच्चे पूछते हैं मेरे से भैया ये अदर एक्सपेंसेस पेड है क्या? मैंने बोला लिखा है क्या? नहीं। तो ये अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर है, फॉर द ईयर है। और थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हम लोग को सिर्फ देखने के लिए नहीं दिया है क्वेश्चन में, थोड़ा सा आपको यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि एक्सपेंसेस फॉर द ईयर आपको दिया हुआ है। तो PNL अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, तुम्हारे जो भी एक्सपेंसेस है इस साल के वो तुमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अब आप पेमेंट निकाल लो, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट,
ठीक है, ओके। फिर इसके बाद COGS की बात करें तो जितना भी सेल्स करे उसका 60% तुम्हारा COGS है। COGS हमने यहाँ पर ले लिया, फॉर्मूला लिख लिया, क्लोजिंग में वही तुम्हारा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इस क्वेश्चन में 20,000 रुपए है भाई, तो क्लोजिंग इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस 20,000 रुपए ले लो, ये लो ले लिया हमने, प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगेन क्वेश्चन में नहीं है। COGS यहाँ पर लिख लो, इसको सॉल्व करो, परचेजेस 57,80,000 रुपीज़ तुम्हारा आ गया है। ओके डन भैया। तो अब देखो यहाँ पर CFS हम बना रहे हैं, पूरी सेल्स कैश में होती है तो ये रिसिप्ट आ गया, कैश पेड टू सप्लायर और एम्प्लॉय। तो सप्लायर को हमने दिया है 57,80,000 रुपीज़, जितना भी हमने परचेजेस किया है। इस क्वेश्चन में क्रेडिटर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया था, तो यहाँ हमारा थोड़ा सा काम आसान हो गया कि हमारा जितना भी परचेजेस था उसका हमने फुल पेमेंट कर दिया होगा अपने सप्लायर को। ठीक है, इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं थी रिगार्डिंग योर क्रेडिटर। ओके, तो इतना पेमेंट हमने सप्लायर को और इतना पेमेंट हमने एक्सपेंसेस का किया है, वो हमको यहाँ से पता चला। ठीक है, तो दोनों मिला के यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है माइनस में। फिर उसके बाद टैक्स पेड बच्चों यहाँ पर है तुम्हारा 7 लाख रुपीज़ का, ये देखो टैक्स पेड अमाउंट्स टू 7 लाख रुपीज़, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया 7 लाख का टैक्स पेड, तो ये तुम्हारा आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर उसके बाद आ जाओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो तुमने फिक्स एसेट खरीदा है और 20,000 रुपये तुमको रिसीव हुआ है सेल से। 10,50,000 का तुमने फिक्स एसेट खरीदा है, ये देखो 10,50,000। फिर उसके बाद तुमने राइट इशू किया 13 रुपये में, तो 50,000 शेयर इंटू 13 रुपये, ये तुम्हारा राइट इशू है, और 4 लाख रुपये तुमने डिविडेंड पे किया, तो ये तुम्हारा तीनों आ गया। इसका नेट अमाउंट आ रहा है 2.04। ओपनिंग बैलेंस प्लस कर दो तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म, पैसा खत्म। सिंपल क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। ओके चलो इसको नोट कर लो आप। यस गाइस डन। चलो इसके बाद लेट मी शो यू अनदर क्वेश्चन। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, और इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन तुम्हारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जून 2024 अटेम्प्ट में आ चुका है, और कॉर्पोरेट अकाउंट्स के जून 2023 सेट 1 में। तो कुछ बच्चे तो ऐसे ही बोलते हैं भैया FM और कॉर्पोरेट अकाउंट्स का CFS सेम है क्या, देख लो भाई, एक अटेम्प्ट का दूसरे में आ रहा है, दूसरे का इसमें आ रहा है, तो कैसे देखो कैसे सेम नहीं होगा, क्रॉस कनेक्शन हो रहा है ना यहाँ पर। देखो 96 लाख की सेल कैश में हुई है, COGS 75%, ट्रेड पेबल 2 लाख मोर है, देन ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख मोर है, सप्लायर को 71 लाख पे किया है आपने ड्यूरिंग द ईयर, क्वेश्चन में डायरेक्टली बता दिया है। ओ माय गॉड, डायरेक्टली बता दिया क्वेश्चन ने, 71 लाख हमने सप्लायर को पे किया है, ये हमारी कैश में सेल्स है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड ड्यूरिंग द ईयर डायरेक्टली बताया है। टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर डायरेक्टली बताया है, ठीक है 3 लाख रुपए। कंपनी का इक्विटी डिविडेंड है 2,40,000 का पे हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। कंपनी ने लैंड खरीदी 8 लाख की, मशीनरी 4 लाख की, इंटरेस्ट रिसीव हुआ इन्वेस्टमेंट में 20,000 का, ओपनिंग कैश 1,80,000, क्लोजिंग 1,40,000। आपको CFS बनाना है AS3 से। अब बताओ इससे आसान क्वेश्चन है इस दुनिया में? क्वेश्चन में गिवन है इतने की सेल्स हुई है, इतने की पेमेंट टू सप्लायर क्वेश्चन में गिवन है, सप्लायर का अकाउंट क्वेश्चन में नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। टैक्सेस पेड गिवन है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग आ गया। लैंड परचेज गिवन है, मशीनरी परचेज गिवन है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट गिवन है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। डिविडेंड पेड गिवन है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये आ गया नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज, ओपनिंग प्लस कर दो, क्लोजिंग आ गया। ये क्वेश्चन के लिए आपको 7 मार्क्स मिला है 2024 अटेम्प्ट में। मैं सोचता हूँ कैसे, बताओ ना। 96 लाख 71 लाख, ये देखो 96 लाख 71 लाख 7,20,000 3 लाख, इन चारों से ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। इक्विटी डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। ये 8 लाख और 4 लाख इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया, ये भी तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। ये ओपनिंग कैश का बैलेंस हो गया, क्लोजिंग कैश का बैलेंस हो गया। बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन आया, ना इस पॉइंट का कोई काम, ना इस पॉइंट का कोई काम, ना इस पॉइंट का कोई काम। फिर भी पता है चांसेस आर हाई कि कुछ बच्चे जो हैं वो इस क्वेश्चन में भी रायता फैला सकते हैं। ये कैपेबिलिटीज है कुछ बच्चों के अंदर। भैया क्या आप हमको टॉन्ट मार रहे हो? बोल सकते हो कि कुछ बच्चों के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज है कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन को भी एग्जाम में क्रिटिकल थिंकिंग के वजह से वो लोग रायता फैला सकते हैं। मतलब वो लोग सोचेंगे कि यार कुछ तो यूज होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, हमने इतने सारे PYQ सॉल्व किए हैं, इतने सारे मॉड्यूल के MQP के क्वेश्चन किए, कुछ तो उसका यूज होगा यार, क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, या तो टाइम वेस्ट करके यही आंसर लाएंगे, सेम टू सेम आंसर यही आएगा उनका, पर पूरा टाइम वेस्ट होने के बाद जो काम 5 मिनट में हो सकता था उसके लिए 15 मिनट लगा देंगे, टाइम पास करेंगे, या तो फिर आंसर ही बिगाड़ सकते हैं।
तो ऐसा कार्यक्रम मत करना बच्चों। अगर ऐसे फ्री के मार्क्स आपको एग्जाम में मिल रहे हैं, 7 मार्क्स फ्री फंड के इंस्टीट्यूट बोल रही बस ले जाओ घर अपने साथ, तो उठाओ और ले जाओ घर 7 मार्क्स, ठीक है। चलो इसको नोट करो, ठीक है गाइस। फ्री के मार्क्स ले गए घर, वो ले गई ले गई ले गई ले गई। ये देखो, ये अब एक क्वेश्चन है आपका बच्चों, बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। कॉर्पोरेट अकाउंट्स के मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये। कॉर्पोरेट अकाउंट्स के दिसंबर 2017 में आया था, फिर अभी रिसेंट के मॉड्यूल में आ चुका है। और कॉर्पोरेट अकाउंट्स के जून 2023 सिलेबस, न्यू सिलेबस के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2 बार एग्जाम में आ चुका है और मॉड्यूल के अंदर भी है ये क्वेश्चन। देखो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एक्स लिमिटेड, आपको CFS बनाना है। एक्स ने सोल्ड किए हैं ऑल गुड्स कैश में और गुड्स परचेज किए हैं सिर्फ क्रेडिट में। कंपनी का जीपी रेशियो 4 लाख का है और जीपी का परसेंटेज 25% है। तो इससे आप सेल्स निकाल सकते हो, जैसा मैंने आपको नोट्स के टाइम बताया था। अच्छा, मजा आ रहा है कि नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि नहीं कि हाँ CFS का क्वेश्चन तो ईजी है, बन जाएगा, मुझे बताना जरूर। चलो, क्लोजिंग इन्वेंट्री हायर देन ओपनिंग इन्वेंट्री है 20,000 रुपये, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। कंपनी ने 4.5 लाख का वेजेस और 90,000 का ऑफिस एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर पे किया है। सप्लायर के अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस से 30,000 रुपये ज़्यादा था। सॉरी, टैक्स पेड बाय द कंपनी 80,000 है, प्रोविजन फॉर टैक्स 70,000 है, ठीक है। कंपनी ने बैंक लोन रीपे किया है 175 का, इसके अंदर 15,000 रुपये इंटरेस्ट का है, तो दोनों को अलग अलग करके लिख देना, 1,60,000 और 15,000 फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। एक्सक्यूज मी। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000 है, जिसके अंदर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी इंक्लूडेड है, कोई बात नहीं। एक्स ने सोल्ड किया इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का 40,000 रुपए के प्रॉफिट में। डेप्रीशिएशन 1,20,000 का चार्ज जो है फिक्स एसेट में नहीं आएगा, नॉन कैश आइटम है। फर्नीचर 2 लाख का हमने खरीदा है, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस 495 है कैश का, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है डायरेक्ट मेथड के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल पॉइंट्स यहाँ पर कवर हो गए। सबसे पहले बच्चों मुझे ये बताओ, क्या बताया जाए कि तुम्हारी सेल्स कितनी है। 4 लाख रुपए का तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट है और 25% तुम्हारा जीपी का परसेंटेज है, तो क्या तुम इससे अपनी सेल्स निकाल सकते हो 16 लाख रुपए। हाँ, कैश में है पूरी सेल्स, ठीक है, तो 16 लाख रुपए। अब इधर आ जाओ, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स लिख लो और जीपी लिख लो, हमने लिख लिया। क्वेश्चन ने बोला कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपए है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक प्लस 20,000 रुपए। तो मैंने यहाँ पर बोला ओपनिंग स्टॉक को एक्स ले लेते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को एक्स प्लस 20,000 ले लेते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में एक डायरेक्ट एक्सपेंस इस बार दिया हुआ है जिसका नाम है वेजेस, दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्रेडिट परचेजेस बच्चों गायब है क्वेश्चन में, क्रेडिट में हम लोग सिर्फ सामान खरीदते हैं, ओके, और क्रेडिट परचेजेस क्वेश्चन में गायब है। ये देखो, क्रेडिट ओनली, क्रेडिट ओनली, तो हमारी पूरी परचेज क्रेडिट की होती। अब फिर वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा मैं, डेबिट और क्रेडिट हर अकाउंट का बराबर होता है, तो ये जो डेबिट साइड के टोटल्स हैं उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, और क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पर लिख दिया। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो y की वैल्यू 7,70,000 आ गई, ये है मेरा क्रेडिट परचेजेस। अब मैं आ जाऊंगा सप्लायर अकाउंट में। बोला कि तुम्हारा जो ओपनिंग बैलेंस है सप्लायर का, ये देखो यहाँ पर लिखा है सप्लायर अकाउंट का तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस हायर है क्लोजिंग बैलेंस के कंपैरिजन में 30,000 रुपए से, तो तुम्हारे क्रेडिटर के अकाउंट में अगर तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस बच्चों एक्स ले लो, तो क्लोजिंग बैलेंस अगर तुम एक्स ले लो तो ओपनिंग बैलेंस तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस से 30,000 रुपए ज़्यादा है, ओके। आपका ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस के कंपैरिजन में 30,000 रुपए ज़्यादा है, ठीक है, 30,000 रुपए ज़्यादा है। पेमेंट जो सप्लायर की है मिसिंग है और क्रेडिट परचेजेस मैंने यहाँ पर निकाल लिया है इस वाले अकाउंट से। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आपको 8 लाख रुपया मिल जाएगी, ये प्लस ये x प्लस वाई और ये प्लस ये, ठीक है, x प्लस तुम्हारा 8 लाख, इन दोनों को प्लस करोगे तो y की वैल्यू तुम्हारी 8 लाख यहाँ पर आ गई। अब आप रेडी हो CFS बनाने के लिए। कैश सेल्स आप निकाल लो, 4 लाख डिवाइड बाय 25% 16 लाख। पेमेंट टू सप्लायर हमने निकाल लिया 8 लाख है। वेजेस की पेमेंट 4.5 लाख क्वेश्चन में गिवन है, ऑफिस एक्सपेंसेस भी गिवन है। टैक्स पेड भी बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 80,000 और 70,000 का कोई काम नहीं है, वो प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो कंफ्यूज मत होना। अगर ये इनडायरेक्ट मेथड होता तो प्रोविजन फॉर टैक्स का काम होता, ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है टैक्स पेड, लेकिन इस क्वेश्चन में इसका कोई काम नहीं है हमारे पास। तो 80,000 का तुम्हारा टैक्स पेड ही लेना है, इस बात का बस ध्यान रखना। फिर आ जाओ इन्वेस्टिंग में,
तो तुमने अपनी 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को 40,000 रुपए के प्रॉफिट में बेचा, मतलब तुमको 6,40,000 रुपए का कैश मिला है। फर्नीचर तुमने 2 लाख का खरीदा है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। फाइनेंसिंग में आ जाओ तो तुमने बैंक लोन रीपे किया, 1,75,000 का रीपेमेंट किया है, जिसमें से 15,000 का इंटरेस्ट है। मतलब 1,60,000 तुम्हारा लोन था, 15,000 तुम्हारा इंटरेस्ट था। ठीक है, वो 175 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड था 15,000 रुपए का, तो वो तुम माइनस कर दो, तो 1,60,000 तुम्हारा लोन का अमाउंट था। ठीक है और बाकी तुमने 50,000 रुपए का डिविडेंड भी पे किया है, ये देखो 50,000 रुपए का, और इसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इंक्लूडेड है। मैंने आपको बोला था, याद करो, कि अगर डिविडेंड से रिलेटेड टैक्स है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, तो तुमको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको अलग करूं, टैक्स ऑपरेटिंग में ले लूं क्या, बिल्कुल भी नहीं। डिविडेंड से रिलेटेड टैक्स है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है और ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ गया। नेट इंक्रीज और डिक्रीज आ गया, ओपनिंग प्लस करो, क्लोजिंग आ गया, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख लिख के सॉल्व करो, ये दोनों अकाउंट लिख लिख के बनाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में फिर से आ सकता है। ठीक है, यस बच्चा, बाड़ी डन डन डन। अब मुझे एक बात बताओ, आई थिंक वी आर सफिशिएंटली डन विद द क्वेश्चंस ऑफ डायरेक्ट मेथड। अब थोड़ा सा इनडायरेक्ट मेथड की तरफ भी अपना रुझान दिखाते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तुम बोलोगे भैया सारे ही तो रिसेंट टाइम करा रहे हो, जून 24 25, तब तो डायरेक्ट मेथड ही दिख रहे हैं। नहीं भैया, इनडायरेक्ट का भी क्वेश्चन आता है, इसमें बस एक ही चीज़ हमको चेंज करनी है, और वो है हमारा प्यारा प्यारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बच्चों यहाँ पर ना पीएनएल अकाउंट बेसिस पे चलता है। पीएनएल अकाउंट बेसिस में मतलब आपके पास प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट में आपको नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट करके कैश फ्लोस तक लेके जाना है। सिंपल सा फंडा है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट होता है तुम्हारा नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम, जिसको हम प्यार से एनपीबीटी बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम बहुत कम क्वेश्चन में होता है, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में इसको एनपीबीटी बोलते हैं। तो अब ये एनपीबीटी निकलता कैसे, ये देखो मैंने यहाँ बताया है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। तो क्या है तुम्हारे बैलेंस शीट के अंदर तुमको आपका क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस पीएनएल का दिया हुआ होता है। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल में जब आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल माइनस कर दोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि करंट ईयर में कितना चेंजेस आया आपके प्रॉफिट में। क्या ये बात सही बोल रहा हूं मैं? यस, करंट ईयर में आपके प्रॉफिट में कितना चेंजेस आया है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट करने के बाद अब इसमें आप नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम को एडजस्ट करोगे। ठीक है, देखो क्या क्या कौन सा आइटम यहाँ एडजस्ट होगा। देखो सबसे पहले प्रपोज्ड डिविडेंड आपने अगर माइनस किया तो प्रपोज्ड डिविडेंड पीएनएल अकाउंट के अंदर माइनस नहीं होता है। ये प्रपोज्ड डिविडेंड हम लोग जब शेड्यूल 3 भी बनाते हैं, तो शेड्यूल 3 के अंदर भी आपने देखा होगा इंटरिम डिविडेंड या प्रपोज डिविडेंड तो खैर कंटिजेंट लायबिलिटी होता है। इंटरिम डिविडेंड अगर क्वेश्चन में दिया होता है तो हम लोग उसको पीएनएल के बैलेंस से नोट्स के अंदर माइनस करते हैं, पीएनएल अकाउंट में हम ऐसा सच नहीं दिखाते हैं। हालांकि पीएनएल अकाउंट में बीपीएस वगैरह कैलकुलेट होता है ये सब चीज़, लेकिन हम लोग जो प्रेजेंटेशन करते हैं हमारे मतलब उससे रिलेटेड कोर्स रिलेटेड मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा प्रपोज डिविडेंड यहाँ से माइनस होता है, तो जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है स्लैश तुम्हारा इंटरिम डिविडेंड अगर तुमने इस साल पे किया है तो वो तुम यहाँ वापस ऐड बैक कर दोगे, क्योंकि तुमने उसको प्रॉफिट से माइनस किया होगा। प्रपोज डिविडेंड के ऊपर एक पॉइंट है जो मैं आपको थोड़े समय में बताऊंगा। ठीक है, देयर इज अ पॉइंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर आपको याद होगा शेड्यूल 3 में बहुत सारे क्वेश्चन में लिखा हुआ होता था कि जनरल रिजर्व में आपको इतना परसेंट या इतना अमाउंट ट्रांसफर करना है इस साल, तो वो अगर तुमने ट्रांसफर किया तो तुमने प्रॉफिट से माइनस किया होगा, तो आप उसको भी वापस ऐड बैक करोगे, क्योंकि ये भी आइटम पीएनएल के अंदर का आइटम नहीं है, ये भी बाहर प्लस या माइनस होता है, मतलब ऑब्वियसली माइनस ही होता है, तो हम इसको वापस ऐड बैक करेंगे। इसके बाद बच्चों अगर आपने राइट ऑफ किया है कोई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पीएनएल को यूज करके, पीएनएल अकाउंट को यूज करके अगर आपने कोई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ किया है तो वो आप वापस ऐड बैक करोगे। कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम है ऐड बैक करोगे, क्योंकि हमको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम निकालना है, और डेफिनेटली नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है तो टैक्स को भी ऐड बैक करोगे। जो तुमने करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर का जो तुमने प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस किया था वो भी तुम ऐड बैक करोगे, तो ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। ठीक है, अब ये एक बार तुम्हारा आ गया यहाँ पर, तो तुम इसको यहाँ पर एनपीबीटी को लिखोगे। अब इसके बाद बच्चों पीएनएल के अंदर के आइटम, अब अभी तक मैंने क्या प्लस माइनस किया, अभी तक मैंने जो भी आइटम माइनस हुए थे उनको प्लस किया, जो भी आइटम प्लस हुए थे उनको माइनस किया। पीएनएल के बाहर बैलेंस शीट के अंदर नोट्स में जो भी आइटम्स को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस से प्लस माइनस किया था मैंने उनको अब रिवर्स कर दिया है,
और एनपीबीटी निकाल लिया है। अब मैं एनपीबीटी को यहाँ हेडिंग में लिखूंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, और अब मैं पीएनएल के अंदर के जो आइटम थे जो कि मेरे प्रॉफिट से प्लस माइनस हुए थे, और वो नॉन कैश आइटम है या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, या तो वो आइटम कैश वाले है ही नहीं, और अगर वो कैश वाले हैं तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, उन आइटम्स को प्लस माइनस करूंगा जो पीएनएल के अंदर है। ठीक है, पीएनएल के बाहर वाले आइटम हो गए एडजस्ट, अब पीएनएल के अंदर वाले आइटम्स की बारी है। तो देखो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश होगा, ये नॉन करेंट क्या होता है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम चार्ज टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, तो जैसे बच्चों कोई डेप्रीशिएशन एमोर्टाइजेशन है, आप इसको वापस से ऐड बैक करोगे, क्यों, क्योंकि ये एक नॉन कैश आइटम है और आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट से माइनस कर दिया होगा, तो वापस ऐड करो। ठीक है, अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है वापस ऐड करो, क्यों, क्योंकि ये आइटम कैश तो है पर ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर का आइटम है, इसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे, यहाँ पर हम इसको प्लस कर रहे हैं। अगर आपको कोई फॉरेन एक्सचेंज का लॉस हुआ है तो बच्चों ये भी एक एक्चुअल लॉस नहीं होता है, ये जस्ट हम लोग, अगर हम लोग कोई फॉरेन करेंसी, तुम्हारा कोई मॉनेटरी आइटम है, तो जब हम उसको रीवैल्यू करते हैं तो उसकी वजह से कोई लॉस हो रहा होता है, हम उसको पीएनएल में चार्ज कर देते हैं, हम इसको वापस ऐड बैक करेंगे। अगर कोई लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट हुआ है, हम इसको भी वापस ऐड बैक करेंगे, क्योंकि ये भी एक नॉन कैश आइटम है। ठीक है, जैसे तुम्हारी बुक वैल्यू मान लो एसेट की 1,00,000 रुपए है, ठीक है, और तुम्हारी जो सेल वैल्यू है वो 80,000 रुपए है, तो यहाँ पर 20,000 का तुमको लॉस हुआ, तो ये एक नॉन कैश आइटम है, इसको हम वापस ऐड बैक कर रहे हैं। और ये जो सेल है ये तो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल ऑफ एसेट के नाम से दिखाएंगे। ठीक है, ओके, लॉस तो वहाँ भी नहीं दिखाएंगे, सेल ऑफ एसेट के नाम से बस 20,000 रुपये दिखाएंगे। तो ये हो गया तुम्हारा। अब कुछ आइटम माइनस करने वाले भी होते हैं, जैसे कि तुमको रेंट रिसीव हुआ तो ये तुम माइनस कर दो, क्योंकि तुमने इसको पीएनएल में ऐड किया होगा, क्रेडिट साइड दिखाते हैं ना हम पीएनएल में, तो हमने इसको ऐड किया होगा, हम इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये कहाँ ऐड होना चाहिए, इन्वेस्टिंग में ऐड होगा, यहाँ से हटाओ। वैसे ही इंटरेस्ट अगर मिला इन्वेस्टिंग में जाएगा, यहाँ से हटाओ। डिविडेंड मिला इन्वेस्टिंग में जाएगा, यहाँ से हटाओ, सब नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। प्रॉफिट हुआ यहाँ से हटाओ, ये भी इन्वेस्टिंग में जाएगा। ठीक है, तो ये सब प्लस माइनस करने के बाद पीएनएल के अंदर के आइटम जो भी नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग नेचर के आइटम है उसको तुम प्लस माइनस कर दोगे, तो उसके बाद तुमको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस की आपको एडजस्टमेंट करनी है, तो वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट करंट लायबिलिटी, तो इसकी एडजस्टमेंट भी बहुत सिंपल होती है। इसके पीछे का मैंने भी आपको लॉजिक बताया है कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। जैसे मान लो तुम्हारा डेटर है, तो तुम्हारा डेटर, एक एग्जाम्पल लेके याद दिला देता हूँ लॉजिक, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। तो मान लो तुम्हारे डेटर का बैलेंस बच्चों, ओपनिंग बैलेंस था 1,00,000 रुपए और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द डेटर तुम्हारा हो गया 80,000 रुपए। तो मुझे फटाफट से बताओ, ये जो तुम्हारा डेटर कम हुआ, कैसे कम हुआ होगा? भैया ये तो बैड डेट हो सकता है, पर इन जनरल कैश रिसीव भी तो हो सकता है, बैड डेट भी हो सकता है, कैश रिसीव भी हो सकता है। तो हम एक लेके चलते हैं, अब मैं डिटेल में तो नहीं समझा रहा हूँ अभी, तो मैं लेके चलता हूँ कि कैश रिसीव हुआ है 20,000 रुपये। तो मुझे फटाफट से बताओ, ये 20,000 रुपये कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनफ्लो की तरह दिखना चाहिए, दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? यस, दिखना चाहिए। तो देखो डिक्रीज इन करंट एसेट हुआ, क्या हुआ? डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट। तो ध्यान से देखो, डिक्रीज इन करंट एसेट यहाँ पर तुम्हारा ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो इसीलिए जो तुम्हारे वर्किंग कैपिटल के आइटम्स होते हैं, किसके आइटम? वर्किंग कैपिटल के आइटम्स होते हैं, वो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। क्रेडिटर हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, डेटर हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री हो गई, स्टॉक हो गई, ये सब तुम्हारे कैश को छोड़कर बाकी सारे वर्किंग कैपिटल के आइटम ऑपरेशन से रिलेटेड ही होते हैं। सही बोल रहा हूँ ना? वर्किंग कैपिटल के सारे आइटम ऑपरेशन से रिलेटेड ही होते हैं। तो तुम्हारे ऑपरेशन से रिलेटेड आइटम मेरे को यहाँ पर चाहिए, कैश इनफ्लो आउटफ्लो, तो इसीलिए यहाँ पर वर्किंग कैपिटल चेंजेस को हम प्लस माइनस करते हैं। तो देखो तुम ऐसे ही याद रखना, अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, मान लो स्टॉक है, तो तुम्हारा 10,000 का स्टॉक 5,000 का हो गया, तो ये तुम मानोगे कि 5,000 का स्टॉक तुम्हारा सेल हुआ होगा, तो 5,000 का इनफ्लो हो रहा होगा, तो इसीलिए यहाँ पर वो ऐड में लिखा हुआ है। ऐसी अगर तुम्हारी इसका उल्टा, अब एक बार तुम करंट एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो करंट एसेट जब कम हो रहा है तो मैं प्लस कर रहा हूं, तो अब इसका उल्टा होगा करंट लायबिलिटी के केस में। करंट लायबिलिटी जब बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तब मैं प्लस करूंगा। आपको उल्टा सोचना है। तो याद रखो कि जब तुम्हारा करंट एसेट कम हो रहा है तब आप प्लस कर रहे हो, इसका मतलब जब तुम्हारा करंट एसेट बढ़ेगा तब आप माइनस करोगे, तब आप क्या करोगे? माइनस करोगे। अब इसका भी एग्जाम्पल समझो, इन्वेंट्री मान लो 1,00,000 की थी, 1,50,000 की हो गई, तो तुम खरीद के लाए होगे ना 50,000 की इन्वेंट्री, तो कैश गया होगा, तो इसलिए माइनस हो रहा है। ठीक है, अब इसका एग्जैक्ट उल्टा करना है करंट लायबिलिटी के केस में। अगर तुमको करंट लायबिलिटी को प्लस करना है तो तुमको करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तब प्लस होगा। अगर तुमको करंट लायबिलिटी को माइनस करना है तो करंट लायबिलिटी जब कम हो रही है तब वो माइनस होगा, करंट एसेट का एग्जैक्ट उल्टा। तो इसका भी एग्जांपल समझो, करंट लायबिलिटी कम हो रही है तो आप माइनस क्यों कर रहे हो?
तुम्हारा क्रेडिटर था 1 लाख का, अब वो क्रेडिटर हो गया 70,000 रुपये का, तो 30,000 रुपये का क्रेडिटर कम हुआ, इसका मतलब तुमने उसको पेमेंट की है, पेमेंट की मतलब आउटफ्लो हुआ, तो आउटफ्लो यहाँ पर माइनस हो रहा है, समझ गए। तो इस तरीके से तुमको इसको सिंपल याद रखना है बच्चों। तो ये तुम्हारा वर्किंग कैपिटल चेंजेस हो गया। इसके बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, इनकम टैक्स पे है तो माइनस कर देना, इनकम टैक्स रिफंड है तो यहीं पर प्लस कर देना, ठीक है। अगर इनकम टैक्स का रिफंड है तो तुम्हारा क्या बोलते हैं वो आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद तुमको इसमें एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम को प्लस कर देना अगर तुमको कोई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह मिला है फ्रॉम एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी सेम है, तो वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो उम्मीद है तुम लोगों को इनडायरेक्ट मेथड से CFS याद आ गया होगा। अब इसमें भी कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको देखना है। पहला, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखो, कैश इन हैंड आता है कैश इन बैंक भी आता है। अब ध्यान से सुनो, अगर आपको डिमांड डिपॉजिट दिया हुआ है, दैट इज तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट, तो इट डज नॉट इंक्लूड फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। तो बोल रहा है कि कैश इन बैंक के अंदर सिर्फ आप वही वाले डिपॉजिट्स लेना जो कि सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट के नेचर के हैं, ठीक है। क्योंकि सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट ही दो टाइप का अकाउंट है जिसमें आप जब चाहो तब अपने कैश को विड्रॉ कर सकते हो, तो उसी को आप कैश इन बैंक में मानोगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है पेबल ऑन डिमांड, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ही पार्ट होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव पर उसी का पार्ट होगा। मार्केटेबल सिक्योरिटी अगर ये वर्ड लिखा हुआ है तो ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ही पार्ट होगा, ठीक है। फिर कैश इक्विवेलेंट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट डेट आर रेडिली कन्वर्टेबल टू नोन अमाउंट ऑफ कैश विच आर सब्जेक्टेड टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। अगर बच्चों आपको लिखा है कि आपके पास एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, मान लो क्वेश्चन में लिखा है कि यू हैव अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है भैया, और वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो हाईली लिक्विड नेचर की है, मतलब आप अभी चाहो तो अभी उसको बेच सकते हो, और उस आइटम को अगर आप बेचने जाओगे अभी तुरंत तो इनसिग्निफिकेंट चेंज इन वैल्यू आपको देखने को मिलेगा, मतलब बिल्कुल ही रिस्क नहीं है, रिस्क नहीं ऑफ चेंज इन वैल्यू। मतलब मान लो अगर 50,000 की तुम्हारे पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है हाईली लिक्विड नेचर की, अभी बेचने जाओगे तो यू विल गेट 49,000 49,500 में भी, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं 50,000 की इन्वेस्टमेंट बेचने जाओगे तो 40,000 रुपये मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। बहुत थोड़ा मोड़ा ऐसी 2-5% का तुमको चेंजेस देखने को मिलेगा अमाउंट में, और तुमको तुरंत वो कैश मिल जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस टाइप की तुम्हारी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आप मानते हो, क्योंकि ये बच्चों हाईली लिक्विड नेचर की है, तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सकती है, और वैल्यू में कोई चेंजेस आ नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो ये तुम्हारा उसी का पार्ट माना जाता है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है रियलाइजेबल विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज टी बिल्स या फिर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स। तो टी बिल्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स विद इन 3 मंथ्स आपके कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, तो उसी को हम शॉर्ट टर्म नेचर यहाँ मानते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चंस में ये पॉइंट आपको स्पेसिफिकली या ये पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बस अब इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, लेट मी शो यू दिस क्वेश्चन नंबर 18। ये आपके कॉर्पोरेट अकाउंट्स के मॉड्यूल के अंदर है, करेंट मॉड्यूल के अंदर, और जून 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। देखो, पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे आराम से धीरे धीरे। द फॉलोइंग आर द समराइज बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022 एंड 23। देखो 22, 23, 22, 23 शेयर कैपिटल दिया है, कोई चेंज नहीं हुआ है, आप देख सकते हो। P&L के बैलेंस में चेंज है, होगा भी, ठीक है ऑब्वियसली। रिजर्व में कोई चेंजेस नहीं है। 8% डिबेंचर कम हो रहे हैं, मतलब ओपनिंग बैलेंस 180 था, क्लोजिंग बैलेंस 140 है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना है, यहाँ आपको एडजस्टमेंट देखने को मिल सकती है। डेप्रीशिएशन का फंड आपका बढ़ रहा है, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट है ये। डेप्रीशिएशन फंड का मतलब होता है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। क्रेडिटर्स बच्चों ये रहे आपके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू सेम है। मशीनरी का वैल्यू ऑब्वियसली चेंज हो रहा है, डेप्रीशिएशन, और मे बी आपने खरीदा हो बेचा हो। इन्वेस्टमेंट का भी वैल्यू आपका चेंज हो रहा है, आपने बेचा है इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग वैल्यू ज़्यादा था, क्लोजिंग वैल्यू कम दिख रहा है। स्टॉक का बैलेंस आपको बढ़ते हुए दिख रहा है यहाँ पर। डेटर्स का बैलेंस कम होते हुए दिख रहा है। कैश दिया हुआ है आपको, ओपनिंग क्लोजिंग सेम ही है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका बढ़ रहा है यहाँ पर। देखो 10% डिविडेंड पे हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ओल्ड मशीनरी 24,000 की थी, जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन 12,000। मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी इनडायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन आएगा आपको मोस्टली ये मशीनरी की एडजस्टमेंट देखने को मिलेगी, सेल परचेज वाली।
मोस्टली क्वेश्चंस पे देखने को मिलेगी। ठीक है, 12,000 का डेप्रीशिएशन लग चुका था, जिसकी कॉस्ट 24,000 रुपये थी, उसको आपने 8,000 रुपये में बेचा है। तो इसका मतलब 24,000 की एसेट थी, 12,000 का डेप्रीशिएशन लग चुका था और उसको आपने 8 में बेचा है, मतलब 4,000 रुपये का लॉस ऑन सेल है। 40,000 का 8% डिबेंचर रिडीम हुआ है परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट 96 रुपीज़ में फॉर अ डिबेंचर ऑफ 100 रुपये। तो आपने बच्चों अपने खुद के डिबेंचर 100 रुपये वाले 96 में जाके ओपन मार्केट से खरीदा है और उसको कैंसिल कर दिया है, मतलब आपको 4 रुपये का यहाँ फायदा हुआ है। इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹72,000 बुक वैल्यू पे आपने बेच दी है। बैड डेट्स 10,000 रुपये का आपने इस साल राइट ऑफ किया है। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो अब देखो फिर से क्वेश्चन ने बताया नहीं डायरेक्ट मेथड लेना है कि इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड का डेटा तो दिया ही नहीं है, कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, क्रेडिटर्स की पेमेंट, एक्सपेंसेस की पेमेंट नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम इसको इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, चलो इधर देखो। सबसे पहले चलो देखो, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। तो बच्चों यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस है 46, ओपनिंग बैलेंस है 32, तो इसको सबसे पहले आप माइनस करोगे 46 माइनस 32। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक आइटम दिया कि करंट ईयर में आपने 10% का डिविडेंड पे कर दिया है। तो 4,60,000 का 10% डिविडेंड आपने पे कर दिया, मतलब इंटरिम डिविडेंड होगा ये। तो 46,000 आप उसको ऐड बैक करोगे वापस, तो ये तुम्हारा 60,000 एनपीबीटी आ गया। अब ये तुम्हारा एनपीबीटी आ गया, यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस देते हुए। अब डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 20,000। अब एक सेकेंड आप मशीन का अकाउंट पहले बना लो। तो बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन यानी कि डेप्रीसिएशन फंड अकाउंट आपको दिया है, ओपनिंग बैलेंस 80 है, क्लोजिंग बैलेंस 88,000 है। ठीक है, मशीनरी अकाउंट में आ जाओ, ओपनिंग बैलेंस 1,04,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 1,40,000 है। अब आपको क्वेश्चन ने बताया कि एक मशीन जिसकी कॉस्ट 24,000 है, उस पर 12,000 का डेप्रीशिएशन लग चुका है, आप इस साल सेल कर रहे हो। तो आपको याद होगा कि जब भी आप कोई मशीन को सेल कर रहे हो जिसका प्रोविजन अकाउंट बना हुआ है, तो जितना डेप्रीशिएशन अब तक उस मशीन में लग चुका है उसको आप एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट से निकाल के मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। तो अब तक 12,000 का डेप्रीशिएशन लग चुका है, तो टू मशीन अकाउंट ये 12,000 का डेप्रीशिएशन आप यहाँ ट्रांसफर करोगे। अब 8,000 में आपने इसको बेचा, 24 की मशीन, 12 का डेप्रीशिएशन, मतलब 12,000 का रिटर्न डाउन वैल्यू है, इसको आपने सेल कर दिया 8,000 रुपये में, मतलब 4,000 रुपये का आपका हो गया है लॉस ऑन सेल, और वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके। तो अब ये सब लिखने के बाद आपको यहाँ बैलेंसिंग फिगर 60,000 मिलेगा, ये तो तुम्हारा परचेजेज है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर कहाँ आएगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट में भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है क्रेडिट साइड में, तो ये तुम्हारा करंट ईयर का डेप्रीशिएशन आ गया बच्चों 20,000 रुपये। ठीक है, तो 20,000 तुम्हारा करंट ईयर का डेप्रीशिएशन आ गया। लॉस ऑन सेल ऐड बैक करोगे आप। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, आपने डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट दिया है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने डिबेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस एज्यूम किया है, और इसका मतलब मैंने क्या एज्यूम किया है कि तुम्हारा जो डिबेंचर है बच्चों वो रिडीम हुआ है ईयर के एंड में। अब क्या ये बात मेरे को इस क्वेश्चन में एज्यूम करनी पड़ी? नहीं, बट कुछ क्वेश्चंस में करनी पड़ती है, कुछ क्वेश्चंस में करनी पड़ती है। आई टेल यू कि कब क्या आपको एज्यूम करना है, वो मैं आपको बताऊंगा इन ड्यू कोर्स। बाकी इस क्वेश्चन में खुद ही लिखा हुआ था कि 31 मार्च 2023 को तुमने अपने डिबेंचर्स को रिडीम किया है, मतलब 1,80,000 के डिबेंचर तुम्हारे साल भर थे, साल के आखिरी दिन तुमने 40,000 डिबेंचर्स को रिडीम किया है। तो साल भर डिबेंचर थे, तो साल भर का इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा, बिना बोले, बिना बोले लेना पड़ेगा। तो 1,80,000 का 8% डिबेंचर का इंटरेस्ट, ये हर क्वेश्चन में नहीं भी बोलेगा तो भी लेना है, बिना बोले लेना है। ठीक है, और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन बच्चों, तो तुमने जो अपने 400 डिबेंचर 100 रुपए वाले कैंसिल किए हैं, यानी 40,000 रुपए के जो तुमने डिबेंचर कैंसिल किए हैं, वो 100 रुपए वाले डिबेंचर तुमने 96 रुपीज़ में कैंसिल किए हैं, तो 4 रुपए का तुमको प्रॉफिट हुआ है पर डिबेंचर। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर यहाँ पर आपने पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट किया होगा, आप इसको माइनस कर दो। ठीक है, ओके, तो ये आपका आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डेटर्स तुम्हारे डिक्रीज हो रहे हैं यहाँ पर, तो प्लस होगा, और क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है, माइनस होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 रुपये का देख लो यहाँ पर, आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 26 थे 24 हो गए, मतलब 2,000 रुपये आपने पे कर दिया है, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस, स्टॉक आपका बढ़ रहा है, माइनस होगा, और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी बढ़ रहा है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका बढ़ रहा है, मतलब पहले आपका 2,000 का प्रीपेड एक्सपेंस अब 4 हो गया, मतलब आपने 2,000 रुपये और पे कर दिया। ठीक है, तो ये आपका आ गया अमाउंट। अब ये जो अमाउंट था आपका,
इसमें आप इसको प्लस और इसको माइनस कर दो तो ये तुम्हारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया बच्चों। इनकम टैक्स इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। रिजर्व बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई वी अज्यूम दैट प्रॉफिट इज एडेड टू पीएनएल अकाउंट। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर जो होता है बच्चों, वो तुम्हारा रिजर्व में जाना चाहिए कायदे से। कहाँ जाना चाहिए? रिजर्व में जाना चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व का बैलेंस देखोगे क्वेश्चन के अंदर तो वो इंक्रीज नहीं हुआ है। तो ये एक स्पेशल पॉइंट है। अगर चैप्टर नंबर 1 को आप याद करते हुए चल रहे हो, डिबेंचर्स चैप्टर नंबर 1 का डिबेंचर वाला पोर्शन, तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि ये तो रिजर्व में ऐड होना चाहिए। पर रिजर्व का बैलेंस इस क्वेश्चन में बढ़ा नहीं है। इसका मतलब प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर को इस क्वेश्चन ने पीएनएल अकाउंट में लेके गया होगा, ठीक है। इसीलिए आपका रिजर्व का बैलेंस बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है। तो ये एक स्पेशल पॉइंट था इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना, ठीक है। मॉड्यूल में भी है ये क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूँ। ये मत सोचना बहुत पहले आया था तो छोड़ देते हैं, मॉड्यूल में भी है ना क्वेश्चन। फिर आपने 8,000 की मशीन बेची है, 60,000 की मशीन खरीदी है जो कि बैलेंसिंग फिगर आया था मशीन अकाउंट का, और आपने 72,000 का इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू पे ही बेच दिया है, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग हो गया। फाइनेंसिंग में आ जाओ तो आपने 400 डिबेंचर 96 रुपीज़ में रिडीम किए हैं, 1,80,000 पे 8% का इंटरेस्ट पे किया है, 46,000 4,60,000 रुपए का 10% आपने डिविडेंड पे किया है, ठीक है। तो ये आपका फाइनेंसिंग हो गया। तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जीरो आ रहा है। ओपनिंग बैलेंस सेम था 1,80,000, क्लोजिंग भी सेम है 1,80,000। खत्म क्वेश्चन। तो ये बच्चों तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने ट्राई किया यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। आप इसको एक बार चेक कर लो। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं और लेट मी शो यू क्वेश्चन नंबर 28। सी, ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में है और ये फुल फ्लेजेड देखो बैलेंस शीट आपको दी हुई है। एक बहुत आसान क्वेश्चन होता है, नहीं पता बच्चों को ये क्वेश्चन टफ क्यों लगता है। अगर बैलेंस शीट क्वेश्चन आ गया तो इंस्टीट्यूट को बच्चों आंसर लिखने के पहले ना एक एक ना लव लेटर लिख देना इंस्टीट्यूट के लिए कि थैंक यू सो मच इस क्वेश्चन को हमसे एग्जाम में पूछने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, टेलिंग यू, इतना आसान क्वेश्चन होता है ये, मैं क्या ही बताऊँ, मज़ा आ जाएगा। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को फॉलो करते हुए। देखो, ये ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर गड़बड़ी होती है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस इधर लिखा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस इधर लिखा हुआ है, ठीक है। शेयर कैपिटल दिया हुआ है यहाँ पर आपको 20-20 लाख का, रिजर्व एंड सरप्लस आपको दिया हुआ है, शेयर कैपिटल चेंज नहीं हो रहा है तुम्हारा, और नोट का रेफरेंस दिया हुआ है, वहाँ जाके आप डिटेल देख सकते हो क्या है इसमें। फिर उसके बाद करंट लाइबिलिटी आपको यहाँ पर दी हुई है 8 लाख 6.5 लाख कम हो रही है, टोटल हो गया। फिक्स एसेट में ओपनिंग 15 था, क्लोजिंग 16.5 है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 8 से 7 हो गई, 1 लाख की कम हो गई आपकी। इन्वेंट्री 7 लाख से 7,60,000 7,60,000 हो गई। ट्रेड रिसीवेबल 5 लाख से 450 हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 74 से 6,000 हो गया है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ब्रैकेट में बता दिया 96 से 84 हो गया। अब देखो नोट नंबर 1, इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 15 लाख से 20 लाख हुआ, और आपके प्रेफरेंस शेयर्स थे जो कि शुरू में 5 लाख थे, अब नील हो गए। तो बेसिकली आपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है और इक्विटी शेयर्स को इशू किया है, तो ये नेट नेट आपका अमाउंट तो सेम ही आ रहा है 20-20 लाख, पर चेंजेस तो हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस में आपका प्रॉफिट का बैलेंस 4.5 लाख से 3 लाख हुआ है। जनरल रिजर्व आपका 4 लाख से 2 लाख हुआ है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व नील था और 5 लाख रुपए का बना, कि ऑब्वियसली आपने 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है, तो आपका सीआरआर इसलिए क्रिएट हुआ है। ओके, यस। सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका 20,000 से नील हो गया। फिर उसके बाद देखो, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कमाई है 80,000 रुपए की। कंपनी ने 1.5 लाख रुपए के इक्विटी डिविडेंड और 76,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया है। कंपनी ने रिडीम किए प्रेफरेंस शेयर्स को 5% के प्रीमियम में, जिसमें सक्सेसफुली 50 रुपये पर शेयर का फाइनल कॉल पे मंगाया है उसके बाद, क्योंकि आपको भी पता है प्रेफरेंस शेयर तभी रिडीम होंगे जब फुल्ली पेड अप होंगे। तो 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर था, 50 रुपये पेड अप था, तो 50 रुपये और पहले कंपनी ने मंगाया, उसके बाद उसको 5% के प्रीमियम में रिडीम कर दिया, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन सोल्ड हुई है 50,000 रुपये में, और प्रॉफिट ऑन सेल है 6,000 रुपये का, जिसको हमने पीएनएल अकाउंट में ले गया है। डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर 1,80,000 रुपये है, ठीक है। तो चलो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया बच्चों। इसका सोल्यूशन आप देखोगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम एनपीबीटी निकालेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल को ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल से माइनस करूंगा, 1.5 लाख रुपये नेगेटिव है। हमने जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको हम वापस ऐड बैक करेंगे। ये रहा आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, 1.5 लाख रुपए का इक्विटी, 76 का प्रेफरेंस, तो दोनों को अगर आप प्लस कर दोगे 226 हो गया।
कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में जो आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है बच्चों 5 लाख रुपए, वो कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ होगा? तो उसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पर। देखो, CRR क्रिएट हुआ है 5 लाख रुपए का। अब मुझे ये बताओ, जनरल रिजर्व तुम्हारा 4 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस था, 2 लाख रुपए का क्लोजिंग बैलेंस है। इसका मतलब आपने 2 लाख रुपए जनरल रिजर्व से ट्रांसफ़र किया है, राइट? क्योंकि 4 लाख से 2 लाख हो गया, उसका बैलेंस कम हो गया। तो इसका मतलब 2 लाख रुपए आपने जनरल रिजर्व से इसको क्रिएट किया। ये सब चैप्टर 1 वाला नॉलेज है ना, आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर वाला नॉलेज यहाँ पर यूज़ हो रहा है। और फिर 3 लाख रुपए कहाँ से लाए होगे आप? टोटल तो आपने CRR 5 लाख का बनाया है, तो 5 लाख का टोटल CRR कहाँ से बना होगा? 2 लाख अगर जनरल रिजर्व से बनाए, मतलब 3 लाख रुपए आपने PNL अकाउंट से बनाया होगा, ठीक है? तो 3 लाख रुपए आपने कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर किया था, वो भी आप ऐड बैक करोगे। तो डिविडेंड भी ऐड बैक करो, ये भी ऐड बैक करो। फिर उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को भी इधर देखो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, आपके टोटल जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो आपके 10 लाख रुपए के हैं, ठीक है? तो 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स का 5% यानी कि 50,000 रुपये आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है। ओके, अब इसमें देखो, SPR यूज़ किया गया है राइट ऑफ करने के लिए 20,000 रुपये का। अब ये कैसे पता चला भैया आपको? ऐसे पता चला कि ओपनिंग बैलेंस SPR का 20,000 था, क्लोजिंग बैलेंस नील हो गया है, मतलब आपने 20,000 यूज़ कर लिया SPR, ठीक है? तो 20,000 रुपये का सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आपने यूज़ किया है इसको राइट ऑफ करने के लिए। ओके, अब ये रिमेनिंग जो अमाउंट था वो आपका PNL से राइट ऑफ हुआ होगा, ठीक है? अब बच्चों, अभी रिसेंट के अटेम्प्ट्स में ना इस लेवल के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट नहीं पूछ रही है, इस लेवल के एडजस्टमेंट्स इंस्टीट्यूट अभी रिसेंट अटेम्प्ट में नहीं पूछ रही आपसे। लेकिन अगर आपके पास इस लेवल के एडजस्टमेंट्स की मास्टरी है, तो जो अभी टाइम पास टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, इजी क्वेश्चन 7 मार्क्स के, वो आपको यू बन जाएंगे, यू। ये बात को आप समझो कि आप टफनेस लेवल, हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगी, इजी लेवल के क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएंगे, ठीक है? तो ये भी आप ऐड बैक करोगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन वाला, तो ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 4,06,000 रुपये। मशीनरी अकाउंट बच्चों अगर आप बनाओगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीन 15 है, क्लोजिंग बैलेंस 1650 है। आपको बताया गया कि आपने अपनी एक एसेट को 50,000 रुपये में मशीन को बेचा है, जिसमें आपका 6,000 रुपये का प्रॉफिट है, ओके? और करंट ईयर का डेप्रीशिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,80,000 रुपये। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, सारा गिवन डेटा लिख दिए। बैलेंसिंग फिगर परचेजेस आपका आ जाएगा। तो ये 2 डेटा मैंने यहाँ वर्किंग नोट से निकाल लिया है। अब मैं NPBT यहाँ लिख दूंगा, डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर ऐड बैक करूंगा, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मैं यहाँ पर माइनस कर दूंगा क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड होगा, तो यहाँ से माइनस, PNL में हमने क्रेडिट कर दिया होगा तो यहाँ से माइनस, प्रॉफिट ऑन सेल हमने PNL में क्रेडिट कर दिया होगा, यहाँ से हटाओ इसको, तो ये तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आ गया। अब उसके बाद करंट लायबिलिटी डायरेक्टली क्वेश्चन में दी है, डिक्रीज है, तो आप यहाँ माइनस करोगे, इन्वेंट्री बढ़ रही है माइनस करोगे, ट्रेड रिसीवेबल तुम्हारा कम हो रहा है क्वेश्चन में, तो इसको आप प्लस कर दोगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस तुम्हारा कम हो रहा है तो आप इसको प्लस कर दोगे, तो ये तुम्हारा वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। फिर उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तुम्हारा आ जाएगा, ओके? अब इसके बाद बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आओगे तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऐड होगा, मशीन सेल की 50,000 रुपये ऐड होगा, इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी है 1 लाख रुपए की, ओपनिंग बैलेंस 8 लाख था, क्लोजिंग बैलेंस 7 लाख है, मतलब 1 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा है, तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पर सेल की है, तो ये भी प्लस होगा, और आपने जो मशीन खरीदी है वर्किंग नोट से हमने निकाला वो यहाँ पर माइनस होगा। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर डिविडेंड पे हुआ माइनस, इक्विटी शेयर्स आपने इशू किए 5 लाख रुपए के, 15 लाख से 20 लाख हो गए, 5 लाख के इक्विटी शेयर इशू हुए हैं, यहाँ पर प्लस होगा। फाइनल कॉल प्रेफरेंस शेयर्स का आपने मंगाया है, तो 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स पे आपने 50 रुपये मंगाया है, तो ये 5 लाख रुपए यहाँ पर आएगा, ठीक है? और फिर आपने 5% के प्रीमियम में इन प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया है, तो 10 लाख प्लस 5%, 10,50,000 रुपये आपने रिडेम्पशन में पे किया है, तो ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगा। नेट इंक्रीज और डिक्रीज आया, ओपनिंग बैलेंस प्लस कर दो, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। सिंपल, ओके? सिंपल तो नहीं था भैया क्वेश्चन, पर ठीक है बच्चों, इट्स अ गुड क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस पर्पस। बहुत पहले तुम्हारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के जून 2017 अटेम्प्ट में आया था, मतलब समझो पुराने सिलेबस के पहले अटेम्प्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, पर ये क्वेश्चन बढ़िया है, प्रैक्टिस के हिसाब से अच्छा है। क्लास 12 में तो तुमने ऐसे कई सारे क्वेश्चन किए भी होंगे सॉल्व, ओके? चलो इसको नोट कर लो बच्चों। ओके बच्चों, डन, यस। अब मेरी बात सुनो, क्या बात सुने भैया, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के दिसंबर 2022 अटेम्प्ट में आ चुका है ये क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले बच्चों प्रपोज डिविडेंड वाला पॉइंट मैं आपको एक बार क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखो, जब भी आपको प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट के अंदर दिया है, जनरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दिया हुआ होता है,
तो जब भी आपको प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट के अंदर दिया है, इसका मतलब वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, तभी तो बैलेंस शीट के अंदर है भाई। जर्नल एंट्री पास हो गई होगी ना, जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट, बैलेंस शीट पहुंच गया वो, समझे। तो अगर प्रपोज डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है तो आपकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी अलग होती है, और अगर प्रपोज डिविडेंड आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर दिया हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी अलग होती है। तो दोनों में ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है भैया, वो मैं आपको अभी 2 सेकेंड में बता देता हूं। देखो, ये देखो, इफ प्रपोज डिविडेंड इज गिवन ऑन एडजस्टमेंट दैट मीन्स इट इज डिक्लेयर्ड आफ्टर 31 मार्च, तभी तो एडजस्टमेंट में दिया है। उसकी जर्नल एंट्री पास क्यों नहीं हुई, बैलेंस शीट के अंदर क्यों नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट बनने के बाद डिक्लेयर हुआ होगा प्रपोज डिविडेंड। सो एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एनपीबीटी हम कंसिडर करेंगे प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड, एंड ऑल्सो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम उसको आउटफ्लो की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन है, तो ये वाले क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है प्रपोज डिविडेंड, तो जो प्रीवियस ईयर का तुम्हारा प्रपोज डिविडेंड था हम मानेंगे कि वही प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर में डिक्लेयर भी हुआ होगा प्लस पेमेंट भी हुई होगी। ठीक है, मुझे बात बताओ, पिछले साल जो तुम प्रॉफिट कमाते हो 31 मार्च को प्रॉफिट पता चला, उसके बाद तुम्हारी सितंबर में मान लो एजीएम हुई, तो सितंबर में एजीएम में वो प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, और फिर उसके बाद पेमेंट भी हो जाती है 1-2 महीने में। तो करंट ईयर में तुम्हारा पिछले साल का डिविडेंड, पिछले साल का प्रीवियस ईयर का डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर होता है और प्लस पे होता है। लेकिन मान लो अगर यही सेम कारनामा किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है, प्रपोज डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, देन इट इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एज 31 मार्च, तो 31 मार्च के पहले ही वो डिक्लेयर हो गया, तभी जनरल एंट्री पास होकर बैलेंस शीट के अंदर जाके बैठा हुआ है वो। तो उस सिचुएशन में एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एनपीबीटी आप कंसिडर करोगे प्रपोज डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर। तो एनपीबीटी निकालते टाइम आप करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड वापस एड बैक करोगे, क्योंकि करंट ईयर वाला ही प्रपोज डिविडेंड माइनस हो चुका होगा पीएनएल के बैलेंस से, तभी वो बैलेंस शीट के अंदर बैठा हुआ है। तो पीएनएल के बैलेंस आपने करंट ईयर का ही प्रपोज डिविडेंड माइनस किया होगा, तो आप उसी को ऐड बैक, जैसे इसी क्वेश्चन के एग्जांपल से लूं तो ये वाला प्रपोज डिविडेंड आप एनपीबीटी निकालते टाइम ऐड बैक करोगे। ठीक है, और उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड एज आउटफ्लो लोगे। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो बच्चों देखो, ये डिविडेंड अभी अभी डिक्लेयर तो हो गया है पर अभी पे नहीं हुआ होगा, तो अगर ये बैलेंस शीट के अंदर दिया है तो ये डिविडेंड डिक्लेयर तो हो गया होगा करंट ईयर वाला, पर अभी पे नहीं हुआ होगा, तो एनपीबीटी निकालते टाइम ऐड ये होगा, लेकिन अभी भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस तो यही होगा आउटफ्लो की तरह। तो समझ में आया, एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आपको प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो आपको प्रीवियस ईयर के डिविडेंड को ही करंट ईयर में डिक्लेयर्ड प्लस पेड मानना है। यानी सिंपल शब्दों में एनपीबीटी निकालते टाइम इसी को प्लस करोगे, इसी को प्लस करोगे, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसी को माइनस करोगे। लेकिन अगर ये सेम आइटम बैलेंस शीट के अंदर दिया है, मतलब इट इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, तो करंट ईयर वाला प्रपोज डिविडेंड आप एनपीबीटी निकालते टाइम ऐड करोगे, और प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप एज आउटफ्लो माइनस दिखाओगे, क्योंकि पिछले साल का डिविडेंड इस साल पेमेंट हुआ होगा। 31 मार्च को तुमने डिविडेंड डिक्लेयर तो कर दिया, पर पेमेंट उसी दिन नहीं हुई होगी भैया मेरे, कुछ दिन बाद हुई होगी। ठीक है, तो वो नेक्स्ट ईयर लग चुका होगा तब तक, इसीलिए माइनस ये वाला होता है। ओके, यस, तो ये पॉइंट मेरे को आपको बताना था। इसके अलावा एक और पॉइंट है, वो भी देख लो लगे हाथ बच्चों। एफएम के अंदर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो एज्यूम किया जाता है कि डिबेंचर रिडीम हो रहा है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर में, अगर कुछ नहीं लिखा है क्वेश्चन में तो एफएम के क्वेश्चंस में इंस्टीट्यूट ऐसा करती है। ठीक है, फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग। और कॉर्पोरेट अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हो, इट इज एज्यूम एट द एंड ऑफ द ईयर बाय इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में एज्यूम करती है अगर कुछ भी नहीं लिखा क्वेश्चन में तो डिबेंचर ईयर के एंड में रिडीम हुए हैं, लेकिन एफएम में इंस्टीट्यूट उल्टा एज्यूम करती है ईयर के बिगनिंग में। अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपका आंसर तो टैली हो जाएगा, आप चाहे ईयर का बिगनिंग एज्यूम करो चाहे एंड एज्यूम करो, क्योंकि ये ईयर का बिगनिंग और एंड एज्यूम हम क्यों करते हैं, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, तुम जो भी अमाउंट लो, स्टार्टिंग का अमाउंट लो चाहे तुम एंड का अमाउंट लो, तुम इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, हाँ, एनपीबीटी निकालते टाइम उसको प्लस करोगे, हाँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसको फिर से माइनस कर दोगे, हाँ, तो उसका अल्टीमेटली कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इंपैक्ट जीरो है। बट बस बात, एक सेकेंड, यस बच्चों देखो, तो मैं ये बोल रहा था कि आप कुछ भी एज्यूम करो, आप जब एनपीबीटी निकालते हो तो वहाँ पर आप उसको प्लस क्या बोलते हैं माइनस कर चुके हो पीएनएल से, तो वहाँ पर प्लस करते हो, और फाइनेंसिंग एक्टिव माइनस करते हो, नेट इफेक्ट उसका जीरो होता है। लेकिन बात बस इतनी सी है कि जब इंस्टीट्यूट सॉल्यूशन कर रही है तो वो सजेस्टेड आंसर में उसको शो करती है। सजेस्टेड आंसर में अगर कोई एग्जामिनर एकदम स्टेप बाय स्टेप, अगर एग्जामिनर तुम्हारे एजम्पशंस नहीं पढ़ रहे हैं
कि तुमने क्या एजम्पशन लिया है कि डिबेंचर रिडीम हुआ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द ईयर। तुम्हारे क्या एजम्पशंस थे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम? अगर एग्जामिनर उस चीज़ को नहीं पढ़ रहे हैं तो वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि वो तुम्हारा अमाउंट मिसमैच होगा। हालांकि ओवरऑल CFS टैली हो जाएगा, पर जो सजेस्टेड आंसर लाइन बाय लाइन होगा वो दो जगह पे मैच नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एज पर पास्ट एक्सपीरियंस अभी आगे चल के इंस्टीट्यूट चेंज भी कर सकती है, कोई गारंटी नहीं है उसकी। लेकिन मैं बता रहा हूँ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के एजम्पशन सही है कि हम लोग के जब डिबेंचर नहीं लिखा है ये एज्यूम कर लो एट द एंड ऑफ द ईयर में रिडीम हुआ है। लेकिन FM की थोड़ी अजीब है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर एज्यूम करके चलते हैं। तो ये कहानी थी बच्चों, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा सब। यस, अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन नंबर 29 आपको दिया हुआ है, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है। ये देखो ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है। शेयर कैपिटल दिया हुआ है बच्चों 80,000 से 1 लाख हो गया तुम्हारा। रिजर्व एंड सरप्लस 6,000 से 6,400 हो गया। 12,000 से 14,000 हो गया तुम्हारा लॉन्ग टर्म बोरिंग। 25,000 से 13,600 हो गया शॉर्ट टर्म बोरिंग। और ट्रेड पेबल जो कि तुम्हारा वर्किंग कैपिटल है 31,600 हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अदर करेंट लाइबिलिटी भी दिया है जो कि पहले नील था पर अब 2,000 हो गया। वर्किंग नोट नंबर 4 आपको इसके बारे में डिटेल बता देगा। फिर फिक्स एसेट नोट नंबर 5 में डिटेल्स के साथ 60 से 50 हो गया। इन्वेंट्री 60 से 70 हो गया। ट्रेड रिसीवेबल 40 से 48। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग क्लोजिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस 600 से 1000 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस, मैं आपको जनरल रिजर्व एक बताया है जो कि अमाउंट सेम ही है। पीएनएल का बैलेंस आपको ओपनिंग क्लोजिंग का दिया हुआ है जो कि चेंज हो रहा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग आपका 12,000 से 14,000 हो गया, ठीक है। अब ये देखो कब इशू हुआ, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरिंग तुम्हारा कैश क्रेडिट दिया हुआ है 25,000 से तुम्हारा 13,600 रुपये हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। फिर उसके बाद अदर करेंट लाइबिलिटी में तुम्हारा डिविडेंड पेएबल है, तो स्टार्टिंग में नहीं था पर एंड में 2,000 हो गया क्योंकि तुमने डिविडेंड डिक्लेयर करके पे किया होगा, जिसमें से 2,000 अभी भी शेयर होल्डर्स आके लेके गए नहीं है, तो वो अभी तुम्हारा करेंट लाइबिलिटी में दिख रहा है, वो बाद में ले जाएंगे कुछ समय में। फिक्स एसेट का तुम्हारा बैलेंस देखो, ये तुम्हारा कॉस्ट दिख रहा है, ये तुम्हारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिख रहा है। कुछ बच्चे बोलेंगे भैया आपको कैसे पता चला कि ये कॉस्ट है? मैंने कहा बेटा जी प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट जिस भी क्वेश्चन में होता है वहां पर तुम्हारी एसेट की वैल्यू कॉस्ट पे चल रही होती, तो ये रही तुम्हारी कॉस्ट, ये रहा तुम्हारा एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, ये रहा तुम्हारा नेट वैल्यू। समझ गए? हाँ भैया। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में इसका कोई काम हमको नहीं होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स 9,400 है फॉर द ईयर। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया था उसको यूज करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे, टैक्स पेड निकाल लेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिक्स एसेट सोल्ड हुआ है 10,000 रुपये में, जिसकी कॉस्ट थी 20,000 रुपये और डेप्रीशिएशन था 6,000 रुपये। तो 20,000 की कॉस्ट थी, 6,000 का डेप्रीशिएशन जिस पे लग चुका है, तो इसका मतलब 14,000 रुपीज़ का तुम्हारा क्या था, फिक्स एसेट था, जो कि तुमने 10,000 में बेचा है, तो 4,000 रुपये तुम्हारा लॉस ऑन सेल हो गया, LOS। इंटरिम डिविडेंड पेड हुआ है बच्चों 9,000 रुपये का, ये भी बात है, ठीक है। तो हमने अब क्वेश्चन को पढ़ लिया ध्यान से। अब हम सबसे पहले जाएंगे NPBT निकाल के लाएंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस हुआ 400। प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का एड बैक हो गया, इंटरिम डिविडेंड एड बैक हो गया, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल वाला क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, अगर एडजस्टमेंट में नहीं होता बैलेंस शीट के अंदर होता तो करेंट ईयर वाला एड बैक हम यहाँ पर करते, पर इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्यों किया है? बिकॉज बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिया था, एडजस्टमेंट में दिया हुआ था। तो ये तुम्हारा NPBT आ गया बच्चों। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाते हुए चलो, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लिख लो और करेंट ईयर का तुम्हारा प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पर लिख लो, तो टैक्स पेड आ गया। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस करके हमको दिखाना है, ठीक है। वैसे ही फिक्स एसेट एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाते हुए चलो, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस है। आपको बताया गया एक एसेट जिसकी कॉस्ट 20,000 है, जिसपे 6,000 का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लग चुका है, वो आपने सेल किया है, तो 6,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ पर लग चुका है, तो हम उसको ट्रांसफर करेंगे तुम्हारे फिक्स एसेट के अकाउंट में 6,000 का डेप्रिसिएशन। मशीन बिकी है 10,000 में, 4,000 रुपये की लॉस में बिकी है, ओके। तो ये बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा परचेजेस आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट बनने के बाद हम क्वेश्चन में वापस आ जाएंगे, वही चीज़ें हैं यार हर क्वेश्चन में, सेम टू सेम। NPBT लिख लो, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम डेप्रिसिएशन हमने वर्किंग नोट से निकाला है, ऐड बैक करोगे। लॉस ऑन सेल 4,000 रुपये ऐड बैक करोगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अब आप लेके चलोगे, तो अब पॉइंट वही है कि जो तुम्हारा डिबेंचर्स हैं बच्चों लॉन्ग टर्म बोरिंग, उसमें तुम क्या लेके चल रहे हो कि ये जो तुम्हारे डिबेंचर इशू हुए हैं ये डे 1 पे इशू है। कब इशू हुए हैं बताओ, कब इशू हुए डिबेंचर? तुम्हारे डे 1 पे इशू हुए कि लास्ट डे पे इशू हुए? तो कंजर्वेटिव अप्रोच अगर हम लेके चलते हैं तो हमारे डिबेंचर जो है वो हम लास्ट डे पे इशू किया, हम ऐसा एज्यूम करके चलेंगे। अगर रिडीम कर रहे हैं लास्ट डे में, डे 1, सॉरी एक मिनट,
कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, एफएम है, तो दो अलग अलग केसेस बनेंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूट एज्यूम करती है एफएम में कि तुम्हारे डे 1 पे रिडीम हो गए डिबेंचर, जो कि कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट में है, पर कोई बात नहीं। और एफएम इंस्टीट्यूट एज्यूम करती है कि लास्ट में रिडीम हुआ होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर तुम्हारा डिबेंचर जो इशू हुआ है, तो 12,000 से 14,000 हुआ है, मतलब इशू हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या एज्यूम करके चला है कि तुम्हारे डिबेंचर लास्ट डे पे इशू हुए होंगे, जो कॉर्पोरेट अकाउंट्स की हमारी एजम्पशन चल रही है, ठीक है। तो वही वाली एजम्पशन हम यहाँ पर लेके चले, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, ओके, थोड़ा सा, ठीक है। तो 12,000 का 15%, ये हो गया तुम्हारा 1800, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। ये तुम लोग इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, जो भी था तुम्हारा, ट्रेड पेबल था, इन्वेंट्री था, ट्रेड रिसीबल था, प्रीपेड एक्सपेंस था, चारों कंसिडर करोगे, ये आ गया, ये ऑपरेशन आ गया। टैक्स पेड हमने वर्किंग नोट से निकाला है 7,000, माइनस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। फिर उसके बाद तुमने फिक्स एसेट बेचा है 10,000 रुपये में, और फिक्स एसेट खरीदा 18,000 रुपये का फ्रॉम योर वर्किंग नोट, हमको ये बात पता चली, बैलेंसिंग फिगर। फिर तुमने शेयर इशू किए बच्चों 20,000 रुपये के, कम ऑन एवरी वन, 80,000 से 1 लाख हुआ, 20,000 के शेयर इशू हुए। डिबेंचर इशू किए तुमने 2,000 रुपये के, 12 से 14,000 हो गए 14,000। डिवेंचर का इंटरेस्ट हमने 12,000 पे ले लिया है, ठीक है। वही मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम 14,000 पे लेते, वहां प्लस यहाँ माइनस करते, तुम्हारा फाइनल आंसर सेम ही आएगा, लेकिन वही स्टेप मार्किंग में अगर गड़बड़ी हो गई तो, ठीक है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में याद रखना, कुछ नहीं लिखा है तो लास्ट डे, कुछ नहीं लिखा है तो लास्ट डे, ठीक है, ओके। लास्ट डे पे रिडीम हुआ होगा, लास्ट डे पे इशू हुआ होगा। तो हमको अगर डिबेंचर लास्ट डे पे इशू किया है हमने, तो हमको उस पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ उसी डिबेंचर पे देना है जो साल भर था हमारे पास, दैट इज 12,000 का डिबेंचर, ओके। डिविडेंड हमने पे किया बच्चों, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड तुम्हारा पिछले साल वाला, लेकिन 2,000 अभी भी पेएबल है, इसका मतलब 2,000 का अभी भी आउटफ्लो नहीं हुआ होगा, ध्यान से देखो। 9,000 का इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। 10,000 का प्रपोज डिविडेंड पिछले साल वाला, टोटल डिविडेंड हमने इस साल 19,000 का डिक्लेयर करके पे करने के लिए रख दिया, लेकिन अभी भी 2,000 का डिविडेंड पे नहीं हुआ है, आउटस्टैंडिंग दिख रहा है। तो इसका मतलब 17,000 का ही कैश आउटफ्लो अभी तक हुआ है, एज फार एज डिविडेंड इज कंसर्न्ड। तो ये बात का थोड़ा ध्यान रखना। और कैश क्रेडिट का भी आपने रीपेमेंट किया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा इंक्रीज और डिक्रीज आ गया। ओपनिंग प्लस कर दो, क्लोजिंग बैलेंस तुम्हारा आ जाएगा। तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट्स इसके अंदर काफ़ी अच्छी है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो, ठीक है। इसको आप नोट करो, एक बार प्रैक्टिस करो, एक बार लिख लिख के क्वेश्चन को। ओके बच्चों, डन। अब मैं आपको दिखाता हूँ रीसेंट अटेम्प्ट में बच्चों जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं आपके, वो मैं आपको एक बार शो करना चाहता हूँ। ये आप एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका आया था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के दिसंबर 2023 अटेम्प्ट, सिलेबस 22, मतलब न्यू अटेम्प्ट में। और फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जून 2025 में सेम क्वेश्चन आ गया ये। तो ये देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन हुआ है। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, जो कि तुम्हारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के दिसंबर 2024 में आया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया। तो ये रिसेंट अटेम्प्ट के क्वेश्चन आप देखो, कैलकुलेट करो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो इधर देखो, ये देखो, ये आपको दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एनपीबीटी 6,80,000 रुपये आपको डायरेक्टली दिया हुआ है। आइटम कंसिडर डिटरमाइनिंग अब मैं आपको दिखाऊंगा कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है 7 मार्क्स में। अब ये देखो, आइटम कंसिडर इन डिटरमाइनिंग द अबव नेट प्रॉफिट, तो इन आइटम्स को हमने कंसिडर किया है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग बच्चों 80,000 रुपये, तो ये एड बैक करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, एनपीबीटी क्वेश्चन में परोस के दिया हुआ था। डेप्रीशन एमोल्टाइजेशन ऐड बैक कर देंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व बच्चों, तो मुझे फटाफट से बताओ, ट्रांसफर टू रिजर्व के केस में एक स्पेशल पॉइंट है यहाँ पर, क्या स्पेशल पॉइंट है, आपको ट्रांसफर टू रिजर्व यहाँ पर 1 लाख रुपीज दिया हुआ है। 2 मिनट बताता हूँ। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी बच्चों तुम्हारा है, तो ट्रांसफर टू रिजर्व और गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो है तुम्हारा, मुझे फटाफट से बताओ, एनपीबीटी क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो अब यहाँ पर हो रही है कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन हो रही है? अच्छा, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी तो प्लस हो गया होगा, पीएनएल में माइनस कर देंगे, ठीक है। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी यहां पर हम कर देंगे माइनस, 1 मिनट। अम, रुको रुको 1 मिनट, इसमें कुछ वो है।
ट्रांसफर रिजर्व ये हो गया। 1 मिनट ना, मेरे को चेक करने दो एक बार इसको। यस, सही ड्राफ्टेड है बच्चों, बस मैंने इसको उल्टा लिखा है। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी को मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है 60,000 रुपये, तो ये ड्राफ्टेड सही था, मैंने इसको उल्टा उल्टा लिख दिया है। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये आ रहा है, ऐसे आ रहा है मतलब, ठीक है। तो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी प्लस हुआ होगा, पीएनएल में हमने माइनस कर दिया। ट्रांसफर टू रिजर्व की बात करते हैं बच्चों। ट्रांसफर टू रिजर्व हमारी एनपीबीटी निकालने की कैलकुलेशन के दौरान हम लोग वापस ऐड बैक करते हैं। बोलो येस और नो। कैलकुलेशन ऑफ एनपीबीटी निकालते टाइम प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सब चीज़ें हम ऐड बैक करते हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को डाउट आया ये कि भैया जब क्वेश्चन में एनपीबीटी दिया हुआ है तो क्या ट्रांसफर टू रिजर्व हमको ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफर टू रिजर्व तो एनपीबीटी के पहले का आइटम है। मतलब एनपीबीटी ट्रांसफर टू रिजर्व प्लस करने के बाद आता है। तो कहीं इंस्टीट्यूट ने कुछ यहाँ गेम तो नहीं खेला था हमारे साथ, कुछ जादू करने की कोशिश तो नहीं कर रही थी इंस्टीट्यूट कि एनपीबीटी जो हमारा निकाल के दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इंस्टीट्यूट एज्यूम्ड कि बच्चों को तो पता है कि ट्रांसफर टू रिजर्व तो एनपीबीटी के पहले ही प्लस हो जाता है। तो इस एनपीबीटी में ऑलरेडी ट्रांसफर टू रिजर्व 1 लाख रुपए एडेड बैक होगा, तो इसका आंसर है नहीं। क्योंकि यहां पर हेडिंग में देखो क्या लिखा है, आइटम कंसिडर इन डिटरमाइनिंग अबव नेट प्रॉफिट ऑफ 6,80,000। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो 6,80,000 का प्रॉफिट हमने निकाला है, उस प्रॉफिट को निकालने के लिए हमने इन आइटम्स को कंसिडर कर लिया है। अब उन आइटम्स में से एक आइटम ट्रांसफर टू रिजर्व है बच्चों, तो तुमको इसको ऐड बैक करना पड़ेगा। तुमने माइनस किया होगा, तुमको ऐड बैक करना पड़ेगा। तो ऐसा खुराबाती दिमाग यहाँ इंस्टीट्यूट ने नहीं लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि इन चारों आइटम को हमने प्लस माइनस किया है इस प्रॉफिट को निकालने के लिए, तो अकॉर्डिंगली आप उसको रिवर्स करो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग माइनस हुआ होगा, प्लस करो। डेप्रीशिएशन एमोर्टाइजेशन माइनस हुआ होगा, प्लस करो। ट्रांसफर टू रिजर्व माइनस हुआ होगा, प्लस करो। गेन ऑन सेल प्लस हुआ होगा, माइनस करो, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। अब इसके बाद करंट एसेट करंट लायबिलिटी आपको यहाँ पर सारी दी हुई है बच्चों, इसको आप अकॉर्डिंगली प्लस माइनस करो। ये लो तुम्हारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बस इतना लड्डू क्वेश्चन 7 मार्क्स में आया था। देखो कुछ बच्चे डर गए थे कि भैया ये तो काफी टफ क्वेश्चन लग रहा है हमको, इनडायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन तो भैया हमको थोड़े से परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे बच्चों, इतना इजी क्वेश्चन आया था एग्जाम में। देख लो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी आया था और एफएम में भी आया था अभी जून 25 में। नेक्स्ट आ जाओ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में दिसंबर 2024 का क्वेश्चन। फॉलोइंग फिगर एक्सट्रैक्ट किया गया है, आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है बस। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इनकम टैक्स बट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग आइटम्स 10 लाख रुपए है। तो 10 लाख रुपए आपको एनपीबीटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। डेप्रीशिएशन दिया बच्चों, ऐड बैक करूंगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हमने पीएनएल में माइनस कर दिया, ऐड बैक करूंगा। लिखा हुआ है ना कि ये सारे आइटम मैंने लिए हैं, तो जो भी आइटम मैंने लिए हैं उसको मैं रिवर्स करूंगा, ठीक है। अगर वो नॉन कैश आइटम है या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम है तो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड मैं ऐड बैक करूंगा वापस, ठीक है, 1,75,000। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख की मैंने 1,60,000 में बेची, तो 10,000 का प्रॉफिट मैंने पीएनएल में ऐड कर दिया होगा, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से माइनस। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट में यहाँ से कर देता हूँ माइनस, क्योंकि मैं इसको इन्वेस्टिंग में लेता हूँ, ठीक है। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर बच्चों माइनस होगा, ये देखो 5,25,000। नेट कैश नॉन कैश वर्किंग कैपिटल। नॉन कैश वर्किंग कैपिटल मतलब तुम्हारा वर्किंग कैपिटल कैश को छोड़ के। क्यों कैश को छोड़ के? क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग कैश को वर्किंग कैपिटल में नहीं लेते हैं, हम लोग कैश को लास्ट में ओपनिंग प्लस और क्लोजिंग बैलेंस फिर आ जाता है, तो हम कैश को कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम वर्किंग कैपिटल में नहीं लेते हैं, राइट। तो नॉन कैश वर्किंग कैपिटल आपको दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस इतना है, क्लोजिंग बैलेंस इतना है, तो ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल निकाल लो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आया, उसमें आप वर्किंग कैपिटल का चेंजेस निकाल लो। तो वर्किंग कैपिटल का चेंजेस बच्चों, वर्किंग कैपिटल तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है मतलब तुम्हारा पैसा फंस रहा है वर्किंग कैपिटल में, तुम्हारा कैश फंस रहा है वर्किंग कैपिटल में, तो ये होगा माइनस, ठीक है। माइनस होगा कितना 53,000 है, तो ये तुम्हारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। बस आपको इसको फॉर्मेट में लिख के आना था, और ये आपका दिसंबर 2024 में अगेन 7 मार्क्स में इतना इजी क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर आया था। तो बच्चों ये देखो हमने कर लिए यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व आपके सीएफएस के, ऑलमोस्ट सारे पीवाईक्यूज हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड। और मुझे बताओ डायरेक्ट मेथड भी हमने किया, हमने इनडायरेक्ट मेथड भी किया, काफ़ी सिंपल है। फटाफट से बताओ। अब मैं आपको बोलूँगा, मैंने आपको पीवाईक्यूज तो करा दिए बच्चों, आपको ना मॉड्यूल में जाके इनडायरेक्ट मेथड के और 2-3 क्वेश्चन, डायरेक्ट मेथड के और 2-3 क्वेश्चन राइटिंग में प्रैक्टिस कर लेने हैं, मॉड्यूल वाले क्वेश्चन, और यू आर डन विथ सीएफएस चैप्टर। बस आपको याद रखना है दोनों ही कॉर्पोरेट के अंदर भी एफएम के अंदर भी सीएफएस सेम ही है,
सेम तरीके से सॉल्व हो रहा है। आप देख रहे हो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। लेट मी शो यू। एक बार अगर आप मुझे इस बात को शो करने का मौका दें तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, प्लीज आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा। ये आपका बच्चों एफएम का पेपर है जून 25 का। आप देख सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। इसमें आप देखोगे, ये देखो 7 मार्क्स में बच्चों क्वेश्चन आया था। सीएफएस निकालो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। एनपीबीटी आपको 3,40,000 दिया है। इस क्वेश्चन में 6,80,000, मतलब जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया उसको आप डिवाइड कर दो बस 2 से, उस सारे अमाउंट को 2 से डिवाइड कर दो तो आपको ये सारा अमाउंट, ये देखो इंटरेस्ट 80,000 है, यहाँ पर 40,000 है, डेप्रीशिएशन यहाँ 170 है, 85 है, अमोर्टाइजेशन यहाँ 1 लाख है, यहाँ 50 है, गेन ऑन सेल यहाँ 30 है, वहाँ 60 है। ठीक है, और ये देखो सारे आइटम दिए थे, बोल रहा था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल लो, ये एफएम में आया। ठीक है, तुम्हारा एफएम में। और ये सेम क्वेश्चन तुम्हारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आया था दिसंबर 23 सिलेबस 22 में। तो आप देख लो कि जब क्वेश्चन दोनों में सेम आ सकते हैं, इसका मतलब यही है ना भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट के रूल्स थोड़ी चेंज हो जाएंगे। मेरे को एक बात बताओ, तुमने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा, तो जो तुमने क्लास 12th में पढ़ा और अब तुम यहाँ, हमारे रूल्स थोड़ी ना चेंज हो जाते हैं बच्चों किसी भी चीज को पढ़ने के। ऐसे कुछ बच्चे बोलते हैं भैया फाउंडेशन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर है, इंटर में भी वही चैप्टर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो क्या कुछ बातें अलग हो जाती है? मैंने कहा नो, आंसर इज एब्सोल्युटली नो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जैसा फाउंडेशन में पूछा जाता है वैसे इंटर में, कई बार फाउंडेशन की मॉड्यूल का क्वेश्चन इंटर में पूछा जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्योंकि भाई किसी चीज का रूल है, 2 की टेबल है, तो 2 की टेबल में क्लास 1 में भी पढ़ा, 2 में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा, 12th में भी पढ़ा, आज भी पढ़ रहा हूँ, तो वही पढ़ रहा हूँ ना। क्या 2 की टेबल चेंज हो गई क्या समय के साथ? नहीं ना। तो इसीलिए बच्चों सीएफएस तुम्हारा दोनों को कवर करता है, यहाँ पर एफएम को भी और तुम्हारा कॉर्पोरेट अकाउंट का। बस कुछ चीजें याद रखने वाली जो मैंने आपको बताई, प्रपोज डिविडेंड वाली और तुम्हारा डिबेंचर वाला भी पॉइंट तुम याद रखना। मतलब डिबेंचर का तुम्हारा रिडेम्पशन जब होता है तो वहां पर एफएम के अंदर इंस्टीट्यूट एज्यूम करती है डे 1 पे रिडीम हो गया होगा, मतलब मोस्टली क्वेश्चंस में उन्होंने यही एज्यूम किया जहां जहां पर ऐसा एम्बिग्यूटी था, जहां जहां पर क्वेश्चन में मेंशन नहीं था। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में वन साइडेड बच्चों इंस्टीट्यूट एज्यूम करती है कि ईयर एंड में रिडीम हुआ होगा या फिर इशू हुआ होगा। ओके, यस। तो अब ना मैं आपको ये देखो, ये भी एक कैटेगरी का क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 42 एंड 43। दिस इज ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 आई थिंक तुम्हारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दिसंबर 19 में आया था। ठीक है, और 43 एफएम के दिसंबर 2021, फिर दिसंबर 23 सिलेबस 16 में भी आया था। तो देखो ये होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, और इस डायरेक्ट क्वेश्चन में सारा चीज़ें आपको परोस के दिया है बस आपको इसको सीएफएस के ढांचे में डालना है, फॉर्मेट में डालना है। ठीक है, नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 35,500। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स दिया हुआ है 7,500। तो नेट प्रॉफिट में प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस कर दो, नेट प्रॉफिट में प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस कर दो, एनपीबीटी आ गया। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम आप करोगे तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट आपको दिया हुआ है 60, ये देखो ऐड कर दो। डेप्रीशिएशन बच्चों आपको यहाँ पर दिया हुआ है चार्ज टू पीएनएल अकाउंट 30,000, ऐड कर दो। प्रॉफिट ऑन सेल बच्चों आपको यहाँ पर दिया हुआ है 150, माइनस कर दो। इंटरेस्ट का आपका एक्सपेंसेस यहाँ पर दिया हुआ है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ड्यू ड्यूरिंग द ईयर 15,000 रुपये, यहाँ पर आप इसको वापस ऐड बैक कर दो क्योंकि पीएनएल में माइनस हो गया होगा। फिर ये आ गया वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल आपका ये देखो 84,100 का इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मतलब आपका पैसा फंस रहा है, वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है मतलब एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है मतलब कैश जा रहा है। ठीक है, एसेट बनाओगे, एसेट बढ़ रहा है मतलब कैश जा रहा है। ओके, तो ये माइनस हो गया यहाँ पर। अब इसमें फिर आप बच्चों जो करंट ईयर का तुमने इनकम टैक्स पे किया है, पे वो भी दिया हुआ है, वो आप माइनस कर दो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा तुम्हारा। फिर उसके बाद सेल ऑफ एसेट तुमने किया है बच्चों, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड 250 था और 60 रुपये का आपको लॉस हुआ है, तो इसका मतलब आपकी सेल वैल्यू थी 190 की। ठीक है, उसके बाद आपने वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड दिया है 4650 और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है 150 का, तो इसका मतलब 4650 प्लस 150, तो तुम्हारा ये हो गया टोटल कितना, दोनों को प्लस कर दो 40,800 तो इतने में आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा है और आपने परचेज ऑफ फिक्स एसेट किया 840 का। ओके, फिर इसके बाद तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी बच्चों, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर आप देखोगे तो तुम्हारा डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये, तो वो तुम यहाँ पर पे कर रहे हो, माइनस होगा। और इसके अलावा बच्चों इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो तुम्हारा है उसके बाद इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर आपको दिया हुआ है, ये तुम्हारा माइनस होगा, तो ये तुम्हारा नेगेटिव हो गया। अब इसमें कुछ कुछ डाउट जो होते हैं वो मैं आपको एड्रेस कर देता हूँ। सबसे पहले
भैया नेट प्रॉफिट निकाला हमने, तो एनपीबीटी निकालते टाइम हमने डिविडेंड को ऐड बैक क्यों नहीं किया? क्योंकि बच्चों वो नेट प्रॉफिट आपको जो दिया हुआ है वो नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट वाला दिया हुआ है। इसका मतलब अभी उसमें डिविडेंड माइनस नहीं हुआ है, सिर्फ टैक्स माइनस हुआ है। शेड्यूल 3 हम लोग बनाते हैं तो हम लोग शेड्यूल 3 में प्रॉफिट निकालते हैं, उसमें से टैक्स माइनस करते हैं, वो प्रॉफिट जो आ जाता है उसको बैलेंस शीट ले जाते हैं, करेक्ट? तो ये वही वाला प्रॉफिट है जो बैलेंस शीट जाता है फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यही वाली बात ध्यान में रखनी है कि ये वाला जो नेट प्रॉफिट है तुम्हारा, ये वो वाला नेट प्रॉफिट है जो तुम्हारे पीएनएल अकाउंट में टैक्स माइनस करने के बाद आता है। इस टाइप के क्वेश्चन में यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। तो इसमें से सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स हम प्लस करेंगे एनपीबीटी निकालने के लिए, डिविडेंड नहीं। दूसरी बात, ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तुम्हारे दिसंबर 21 और दिसंबर 23 सिलेबस 16 में आया था, जिसमें बच्चों आपको ना पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस इंटरेस्ट, ये देखो जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, जिसको हमने यहाँ पर कैलकुलेशन के टाइम वापस प्लस किया है ना नॉन ऑपरेटिंग आइटम मानते हुए, यस। इस क्वेश्चन में वो बात नहीं दी हुई थी। तो ये देखो यहाँ पर इंटरेस्ट पेड दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? इंटरेस्ट PAID पेड दिया हुआ था। तो क्या हुआ पता है इस क्वेश्चन में? इट इज गिवन एज पेड, दैट्स व्हाई इंस्टीट्यूट नॉट कंसिडर एज प्रोवाइडेड डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट इन द क्वेश्चन व्हाइल सॉल्विंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इतना बड़ा ब्लंडर रहता क्वेश्चन है ये, एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पेड को मैं इंटरेस्ट प्रोवाइडेड मान सकता हूँ ना, कि इस साल मैंने इतना इंटरेस्ट पे किया तो ये मेरा करंट ईयर का इंटरेस्ट है। मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ बताओ? कि 145 मेरा करंट ईयर का इंटरेस्ट है और मैंने उसी को पेड माना है, यस, पर इंस्टीट्यूट ने नहीं लिया। ओके, तो ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। बाकी सारी बातें वही सेम थी, नेट प्रॉफिट हुआ, उसमें तुम्हारा प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस हुआ तो एनपीबीटी आया, लॉस ऑन सेल डेप्रीशिएशन, लॉस ऑन सेल और इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट दोनों आया, सब कुछ हुआ क्वेश्चन सॉल्व बच्चों। लेकिन बस यहाँ पर इंटरेस्ट पेड वर्ड लिखा हुआ था, तो आउट ऑफ नोवेयर, हालांकि एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है, अब मेरे को लगता भी नहीं न्यू सिलेबस में आएगा, क्योंकि दोनों बार ओल्ड सिलेबस में ही आया है। बट फिर भी तुमको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर ऐसा पेड वर्ड लिखा है और अगर ये सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए, गलत क्वेश्चन था तो अब रिपीट होने के चांसेस नहीं है, पर अगर हो जाए तुमको इस बात का ध्यान रखना है। हालांकि ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ये रिपीट होना ही चाहिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आई थिंक न्यू सिलेबस में आया है तुम्हारे, नहीं सॉरी, ओल्ड सिलेबस में ही आया था। इस टाइप का क्वेश्चन एक न्यू सिलेबस में नहीं आया, बट बच्चों रिपीट होगा तो यही क्वेश्चन तुम्हारा रिपीट होना चाहिए, आप इसको नोट कर लो। ओके, अब बच्चों कुछ बातें बता देता हूँ, अपने कॉपी में लिख के रखो, अभी के अभी, नहीं तो भूल जाओगे। मान लो किसी क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, ठीक है, एनपीबीटी हमने निकाल लिया भैया। अब वो प्रोविजन फॉर टैक्स का एक ही अमाउंट बस एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, ठीक है, तुमने एनपीबीटी निकाल लिया। अब उसके बाद ना वो प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट एडजस्टमेंट में तो दिख रहा है तुमको, प्रोविजन फॉर टैक्स तुमने बनाया, बट बैलेंस शीट के अंदर तुमको नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब जो तुम्हारा प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट था वही तुम्हारा टैक्स पेड था, तो इसीलिए प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस टैक्स पेड जीरो हो गया, इसलिए बैलेंस शीट के अंदर तुमको कोई बैलेंस नहीं दिख रहा है एज अ क्लोजिंग में आपको कोई भी बैलेंस वहां पर इसीलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जितना प्रोविजन आपने बनाया था उतना टैक्स आपने पे कर दिया। ओके, तो दैट्स वाई बोथ आर इक्वल। तो उस क्वेश्चन में आपको एज्यूम करके चलना है कि तुम्हारा टैक्स पे हो चुका है, हालांकि तुम्हारा CFS टैली नहीं होगा, तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा तुमने गड़बड़ी की है और वो अमाउंट एक्जैक्टली प्रोविजन फॉर टैक्स के बराबर होगा, तो तुम खुद ही समझ जाओगे, ये एक एडवांटेज वाली बात है। दूसरा, इनकम टैक्स का रिफंड अगर किसी क्वेश्चन में दिया है तो एनपीबीटी निकालते टाइम जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स को प्लस करते हो, रिफंड ऑफ टैक्स को माइनस करोगे। अब रिफंड ऑफ टैक्स को तुम वहां पर माइनस कर दोगे क्योंकि टैक्स रिफंड आया तो तुमने प्रॉफिट में ऐड कर दिया होगा, तो एनपीबीटी निकालते टाइम माइनस कर दो, फिर उसके बाद वही लास्ट में जहां पर तुम्हारा इनकम टैक्स पेड हम माइनस करते हैं वहीं पर रिफंड ऑफ टैक्स प्लस कर देना। तो ये कुछ बातों का बच्चों आप ध्यान रखना, और इसी के साथ हमारा रिवीजन यहाँ पर कंप्लीट होता है ऑफ द चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड मैंने बिल्कुल बातें की है तुमसे अच्छे से डिटेल में, जितना एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है ना उससे ज़्यादा ही, 2 बातें ज़्यादा ही बताइए तुमको। ठीक है, कैसा लगा तुमको सेशन, कैसा लगा, कॉन्फिडेंट आया कि नहीं CFS में, मुझे फटाफट से बता दो कमेंट सेक्शन में, और लाइक करते हुए जाना अगर पसंद आया तो। मिलते अगले सेशन में, तब तक लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।